डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2481 से 2490 तक। जल्दी देखो, स्टार लाइट कला खुल गया है। आखिरकार ये खुल गया। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। करीबी जंगल में मौजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स और आज़ाद खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर इस चमकदार रोशनी को महसूस किया जिसने स्टार लाइट कले को अपनी लपेट में ले रखा था। वो कले के अवाम के लिए खिलने का इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर आज़ाद खिलाड़ी। इन सब को बड़ी तवक्कुआत थीं। आज़ाद खिलाड़ी नीदरवर्ल्ड एम्पायर के मुआहदे से बेखबर थे, लेकिन डिवाइन ट्राइब के कुछ अरकान ने स्टार लाइट कले के अंदरूनी हालात के बारे में मालूमात इफ्शा कर दी थी। जब उन्होंने आखिरकार कले के बेशुमार फवाइद देखे तो मुख्तलिफ आज़ाद खिलाड़ियों में हलचल मच गई। कले के माना से भरपूर माहौल के अलावा जो उन्हें थकन से जल्द नजात दिलाने में मदद देता था, यह हकीकत कि वो सिर्फ कले का दौरा करके अपने माना कंट्रोल को बेहतर बना सकते थे, इसे मगरबी बर्रे आज़म के किसी भी एनपीसी शहर से कहीं ज्यादा मुतासिर कुन बनाती थी। मजीद बरा, स्टार लाइट कला स्टार वैली के अंदर वाक़ था। अब जबकि वो कले में दाखिल हो सकते थे, वो ममनुआ ज़मीन में ग्राइंडिंग कर सकते थे, जिससे उनकी लीवलिंग की रफ्तार और वसाइल के हुसूल में इजाफा हो सकता था। फितरी तौर पर वो स्टार लाइट कले के अंदर ऑपरेशंस की बुनियाद कायम करने का मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने बहुत से खिलाड़ियों को भेजा था, लेकिन वो उन आज़ाद खिलाड़ियों की तादाद का मुकाबला नहीं कर सकते थे जो कले में दाखिल होने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आज़ाद खिलाड़ी जो जंगल में आराम कर रहे थे, दीवानों के सैलाब की तरह स्टार लाइट कले की तरफ बढ़े। अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन भी आज़ाद खिलाड़ियों के इस रीले से पहले कले तक न पहुंच सके। ताहम इस मंजर ने सुपर पावर्स को गुस्सा नहीं दिलाया, बल्कि वो इसे देखकर खुश थे। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस इलाके में इतने ज्यादा टायर 3 माहिरीन होंगे। मुझे शक है कि नीदरवर्ल्ड एम्पायर और डिवाइन ट्राइब को भी इतने खिलाड़ियों की तवक्को होगी। ये दिलचस्प होने वाला है। नीदरवर्ल्ड एम्पायर का हील लीजन भी इतने ज्यादा टायर 3 माहिरीन के सामने बेबस हो जाएगा। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम ने आज़ाद खिलाड़ियों को स्टार लाइट कले की तरफ उमड़ते देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें यकीन होने लगा था कि अब कले के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोई उम्मीद नहीं रही। आखिरकार नीदरवर्ल्ड एम्पायर का हील लीजन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उन्हें ऐसी सूरत हाल की तवक्को नहीं थी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज़ाद खिलाड़ी स्टार लाइट कले में इतनी दिलचस्पी लेंगे। वहां पहले ही 5000 से ज्यादा टायर 3 आज़ाद खिलाड़ी मौजूद थे। टायर 2 खिलाड़ियों का तो जिक्र ही छोड़े। उनकी तादाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मजमूई खिलाड़ियों से भी ज्यादा थी। अगर नीदरवर्ल्ड एम्पायर अपनी पूरी ताकत भी लगा देता, तब भी उनके पास ऐसी कुव्वत के खिलाफ कले का दिफा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। डिवाइन ट्राइब की तो बात ही अलग है। ताहम इससे पहले के सुपर पावर्स के आला हुक्काम जश्न में ना पाते, चांदी के तराजू वाला एक ड्रैगन स्टार लाइट कले से उड़ता हुआ बाहर निकला और मरकजी दरवाजे के पास उतरा और खामोशी से आज़ाद खिलाड़ियों के हुजूम का मुशाहिदा करने लगा। पुरजोश आज़ाद खिलाड़ी इरबैक को देखकर अपनी जगह मुंजमद हो गए। किसी में हरकत करने की हिम्मत ना रही। इस अचानक तब्दीली ने दूर से देखने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स को भी हक्का बका कर दिया। वो 5000 टायर 3 माहिरीन की बात कर रहे थे और फिर भी इनमें से हर एक बली के सामने चूहे की तरह बर्ताव कर रहा था। यकीनन मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन हमदर्दी महसूस कर सकते थे। इरबैक का हाला और इतना ही खौफनाक था। दौर से भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कंधों पर पहाड़ का बोझ रख दिया गया हो। कहने की जरूरत नहीं कि चांदी के इस अजीम ड्रैगन के करीब मौजूद आज़ाद खिलाड़ियों ने इससे भी ज्यादा दबाव महसूस किया। क्या वो वाकई सिर्फ एक टायर 4 ड्रैगन है?
مختلف سپر پاورز کے ماہرین اربیک کو گھورتے ہوئے بے زبان رہ گئے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اربیک غیر معمولی طور پر طاقتور ہے۔ جب ہیل لیجن اس سے بھاگ گیا تھا، لیکن اس عظیم ڈریگن کو ذاتی طور پر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ کتنی غلط فہمی میں تھے۔ یہ صرف طاقت کا معاملہ نہیں تھا، کسی کو بھی اربیک کو اکسانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سٹار لائٹ قلعہ اب عوام کے لیے کھلا ہے۔ اگر آپ قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو غور سے سنیں۔ قلعے کی دیواروں کے اندر ہر قسم کی لڑائی ممنوع ہے۔ اگر آپ نے یہ اصول توڑا تو نہ صرف آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بلکہ آپ کو قلعے کی جیل میں 8 دن کے لیے قید بھی کر دیا جائے گا۔ میک اوفری نے، جو مرکزی دروازے کے اوپر دیوار پر کھڑا تھا، نیچے موجود کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو آپ قلعے میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ جیسے ہی میک اوفری نے اپنی بات ختم کی، قریبی کھلاڑیوں کے تاثرات بدل گئے۔ اس اعلان نے خاص طور پر مختلف سپر پاورز کے ارکان کو حیران کر دیا۔ قلعے کی جیل، وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ سپر پاورز کے اعلیٰ حکام، جو سٹار لائٹ قلعے کی تازہ ترین مشکل پر ہنس رہے تھے، اب ہنسنے کی سکت بھی نہ پاتے تھے۔ وہ گارڈز ڈومین کی جیلوں کے تصور سے واقف تھے۔ ایک بار جب کھلاڑیوں کو جیل بھیج دیا جاتا تو انہیں اپنا وقت پورا کرنا پڑتا جب تک کہ کوئی باہر سے جیل کو تباہ نہ کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مختلف سپر پاورز کو کم و بیش سمجھ آ گئی کہ نیدر ورلڈ ایمپائر نے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ قلعے کی جیل کی موجودگی میں قلعے میں ہنگامہ آرائی کرنے کی ہمت کون کرے گا؟ مختلف سپر پاورز اس وقت مایوسی کا شکار ہونے لگیں جب میک اوفری نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ قلعے میں محدود جگہ کی وجہ سے کھلاڑی صرف ایک قدرتی دن تک اندر رہ سکتے ہیں۔ قلعے میں گزارے گئے ہر مسلسل دن کی قیمت ایک جادوئی کرسٹل، میجک کرسٹل ہوگی۔ اس کے علاوہ قلعہ جو بھی بنیادی خدمات پیش کرتا ہے ان کی قیمت جادوئی کرسٹل میں ہوگی۔ اگر آپ اپنی مطلوبہ خدمات کی ادائیگی میں ناکام رہے تو آپ کو 8 دن جیل میں گزارنے ہوں گے۔ براہ کرم قیام کے دوران اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میک اوفری کی تقریر سننے کے بعد علاقے کا ہر کھلاڑی ایک بار پھر دنگ رہ گیا۔ عام طور پر مختلف طاقتیں قلعہ فتح کرنے کے بعد کھلاڑیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، جو بدلے میں قلعے کو تجارتی مرکز میں بدل دیتا۔ اس سے حکمران طاقت کو وسائل کی ایک بڑی مقدار تک رسائی بھی ملتی ہے، لیکن سٹار لائٹ قلعے کے مالک نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو قلعے کی طرف راغب کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صرف داخلہ فیس ہی فیکس 20 چاندی کے سکے تھی، اور کھلاڑیوں کو قلعے میں صرف ایک دن گزارنے کی اجازت تھی۔ ایک بار جب وہ دن ختم ہو جاتا تو ہر اضافی دن کا خرچہ ایک جادوئی کرسٹل ہوتا۔ معاملے کو مزید خراب کرنے کے لیے انہیں قلعے کے اندر خدمات کے لیے جادوئی کرسٹل ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر دن دہاڑے ڈکیتی تھی۔ صرف ایک بے وقوف ہی قلعے میں داخل ہوگا۔ مغربی براعظم پر جادوئی کرسٹل ناقابل یقین حد تک نایاب تھے، جس کی وجہ سے وہ سکوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ مزید برآں، زیادہ تر اعلیٰ قیمت کے لین دین میں جادوئی کرسٹل شامل ہوتے تھے۔ ٹائر 2 ماہرین خوش قسمت ہوتے اگر وہ روزانہ 3 یا 4 جادوئی کرسٹل کما پاتے، اور ٹائر 3 ماہرین صرف 1 درجن کے قریب کماتے تھے۔ روزانہ کے اخراجات منہا کرنے کے بعد وہ خوش قسمت ہوتے اگر وہ اپنے باقی ماندہ جادوئی کرسٹل کا آدھا حصہ بچا پاتے۔ سٹار لائٹ قلعہ جس طرح سے کام کر رہا تھا، ٹائر 2 ماہرین کے پاس قلعے کے اندر بنیاد قائم کرنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ کیا قلعے کے مینیجرز پاگل ہو گئے ہیں؟ جادوئی کرسٹل کے لیے ان کا لالچ یقیناً حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ پہلے ہی واضح ہے کہ براعظم پر کسی کے پاس قلعہ چھیننے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ قلعہ بغیر کسی فکر کے آہستہ آہستہ ترقی کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ لوگوں کو بھگا رہے ہیں۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں کہ وہ شیطانی مخلوق کی فوجوں کے خلاف کیسے بچ پائیں گے۔ اس صورتحال نے مختلف سپر پاورز کو بھی حیران کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سیف علی اور دوسرے کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنے زیادہ جادوئی کرسٹل فالتو تھے تو وہ انہیں ڈیوائن کولوزیم کے ٹرائل ٹاور میں کیوں نہ خرچ کرے۔ مزید برآں، کھلاڑی 20 چاندی کے سکے خرچ کر کے ایک پرتعیش کھانا کھا سکتے تھے، جو انہیں مانا سے بھرپور ماحول کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے تھکن سے نجات دلانے میں مدد دیتا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میک اوفری نے قیمتوں کے بارے میں سنا تھا تو وہ خود بھی بے زبان رہ گیا تھا، لیکن سیف علی نے اصرار کیا تھا کہ قلعہ صرف جادوئی کرسٹل کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرے گا، لہذا وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سٹار لائٹ قلعہ مکمل طور پر زیرو ونگ کی ملکیت تھا۔ آخر کار
डिवाइन ट्राइब सिर्फ इसके इंतजाम में मदद कर रहा था। जबकि कुछ ताकतें और खिलाड़ी गुस्से में चले गए, एक 500 रुकनी टीम ने मरकजी दरवाजे से थोड़े फासले से इन वाकयात को देखा। कमांडर, क्या हम अब भी अंदर जा रहे हैं? एक बेरहम लेवल 106 के आदमी ने अपने साथ मौजूद चमड़े की ज़रा पहने मजबूत आदमी से पूछा। वो मजबूत आदमी करो था, जो स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम का कमांडर था। यकीनन। जब हम यहां आ ही गए हैं तो एक नज़र देख ही लेते हैं, करो ने दांत पीसते हुए कहा। 20 चांदी के सिक्कों की दाखिला फीस स्टॉर्म हॉट के लिए कोई बड़ा मसला नहीं थी, लेकिन यह हकीकत के किले की बुनियादी सहूलियात की कीमत जादुई क्रिस्टल में थी। ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ स्टॉर्म हॉट खेलने की इस्तेतात रखता हो। लेकिन करो का तजस्सुस इतना शदीद था कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनांचे इसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। ज्यादा से ज्यादा यही होता कि उन्होंने दाखिला फीस मुफ्त में अदा की होती। अपना जवाब देने के बाद करो अपनी टीम को स्टार लाइट किले के मरकजी दरवाजे की तरफ ले गया। चैप्टर 2482 अमाना की तब्दीलियां। जैसे ही स्टॉर्म हॉट के अरकान ने भारी दाखिला फीस अदा की, वो इरबैक की निगरानी में एहतियात से मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। क्या कुछ खिलाड़ी वाकई इतनी धोखादही वाली फीस अदा करने को तैयार हैं? शायद उन्होंने सैर व तफरी करने का फैसला किया है, क्योंकि वो किले तक पहुंचने की कोशिश कर ही चुके हैं। जो खिलाड़ी इस इलाके से जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने करो और उसकी टीम को हिकारत से देखा जब वो स्टार लाइट किले में दाखिल हुए। मगरिबी बर्रे आज़म पर 20 चांदी के सिक्कों की दाखिला फीस कभी नहीं सुनी गई थी। 20 चांदी के सिक्कों के साथ एक खिलाड़ी एनपीसी शहर में अपने हथियारों और साज व सामान की मुकम्मल मरम्मत करवा सकता था। कुछ टायर 2 खिलाड़ी पूरे दिन की ग्राइंडिंग के बाद ही इतनी रकम कमा पाते थे। फिर भी स्टॉर्म हॉट के अरकान सिर्फ सैर व तफरी करने किले के माना से भरपूर माहौल का तजुर्बा करने के लिए इतनी रकम लगा रहे थे। मजीद बरा, वो किले में सिर्फ एक दिन गुजार सकते थे। वो इस तरह अपना पैसा ज़ाय करने में बेवकूफ़ थे। स्टॉर्म हॉट का थोड़ी देर मजाक उड़ाने के बाद अर्द गिर्द के खिलाड़ियों ने अपना सामान बांधा और चले गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि स्टार लाइट किले के गिर्द मौजूद 90% खिलाड़ी इलाका छोड़ गए। अब मरकजी दरवाजे पर लाइन में 10,000 से भी कम खिलाड़ी बाकी रह गए थे। उन्होंने पहले ही स्टार लाइट किले पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, फिर भी वो गाहकों को भगा रहे हैं। हमें किले की तबाही को यकीनी बनाने के लिए उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किले के अंदर होने वाले तमाम बुनियादी अखराजात के लिए जादुई क्रिस्टल वसूल करना चाहते हैं। वो यकीनन ख्वाब देखना जानते हैं। कितने बेवकूफ़ हैं! क्या वो वाकई सोचते हैं कि वो खिलाड़ियों को निचोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि स्टार लाइट किला स्टार वैली में वाहिद खुला किला है? मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम हंसे बगैर न रह सके जब उन्होंने देखा कि कितने कम खिलाड़ी स्टार लाइट किले में दाखिल होने को तैयार हैं। वो डर रहे थे कि किला उनके दरमियान फ़र्क को बढ़ाने के लिए कोई जुर्रतमंदाना कदम उठाएगा, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके खदशात बेमानी थे। किले में दाखिल होने के लिए 20 चांदी के सके एक बड़ी कीमत थी, लेकिन बहुत से माहिर खिलाड़ी इस कीमत को बर्दाश्त कर सकते थे। स्टार वैली में दस्तयाब वसाइल और स्टार लाइट किले के फ़वाइद के साथ वो आसानी से सके और उससे ज़्यादा कमा सकते थे। ताहम स्टार लाइट किले ने अपनी बुनियादी खिदमात के लिए जादुई क्रिस्टल वसूल करके हद पार कर दी थी। मगरिबी बर्रे आज़म पर जादुई क्रिस्टल खिलाड़ियों की बुनियाद थे। अपने कॉम्बैट रून्स के लिए जादुई क्रिस्टल के बगैर खिलाड़ियों की जंगी ताकत में नुमायां कमी वाक़ई हो जाएगी। बदकिस्मती से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि मगरिब में जादुई क्रिस्टल इंतहाई नायाब थे। एक वाहिद जादुई क्रिस्टल हासिल करना एक चैलेंज था। अगर ये इतना मुश्किल ना होता तो बर्रे आज़म की मुख्तलिफ ताकतें उन कच धातों की रगों पर इतनी बेरहमी से ना लड़त जिनसे जादुई क्रिस्टल पैदा होने का इम्कान होता था। अगरचे खिलाड़ी स्टार वैली में ग्राइंडिंग करके जादुई क्रिस्टल हासिल कर सकते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। स्टार वैली अब भी लेवल 100+ की ममनुआ ज़मीन थी और उन दीगर नक्शों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी जहां जादुई क्रिस्टल मिलते थे। अगर किसी खिलाड़ी ने किले के गिर्द अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया तो वो हुक्मरान ताकत के लिए सिर्फ सस्ती लेबर बनकर रह जाएगा। सिर्फ एक बेवकूफ़ ही इस बोझ को कबूल करेगा। जिसके बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम ने अपनी टीमों को मुड़ने और जाने का हुक्म दिया। उनका स्टार लाइट किले में दाखिल होने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने इन जासूसों से किले की सूरत हाल के बारे में जान लिया था जिन्हें उन्होंने स्टार लाइट किला अवाम के लिए खिलने से पहले डिवाइन ट्राइब में लगाया था।
उनके पास रिपोर्टों की तस्दीक के लिए किले में दाखिल होने की कोई वजह नहीं थी। ऐसा करके वो सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए गए सके उनके हवाले कर देते। मेक उफरी ने किले की दीवार पर अपनी पोजीशन से इतने सारे खिलाड़ियों को जाते हुए देखकर मायूसी महसूस की। वो खिलाड़ी मुमकिना पैसा और वसाइल थे। सैफ अली अपनी कीमतें कम करके स्टारलाइट किले को आसानी से एक खुशहाल तिजारती मरकज में बदल सकता था, फिर भी उसने तमाम बुनियादी खिदमात के लिए जादुई क्रिस्टल वसूल करने पर इसरार किया था। सिर्फ इस शर्त ने खिलाड़ियों की अक्सरियत को किले का दौरा करने से रोक दिया था। जबकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स स्टारलाइट किले से दूर चली गईं, स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम अंदर पहुंच चुकी थी। तो ये स्टारलाइट किला है। माना की कसाफत बहुत ज्यादा है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि दाखिला फीस इतनी ज्यादा क्यों है। ये माहौल यकीनन इस कीमत के काबिल है। स्टॉर्म हॉट के अरकान इस वक्त मशहूर हो गए जब उन्होंने स्टारलाइट किले के अंदर मौजूद माना को महसूस किया। वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान नहीं थे, बल्कि सिर्फ आज़ाद खिलाड़ी थे। यहां तक कि अगर वो एक आला एडवेंचर टीम का हिस्सा थे, तब भी वो सिर्फ महदूद वसाइल ही हासिल कर सकते थे। स्टॉर्म हॉट के पास मौजूद वसाइल फर्स्ट रेट गिल्ड्स के मुकाबले में भी कुछ नहीं थे। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें माना से भरपूर मकामात तक रसाई भी हासिल नहीं थी। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने के लिए अपनी गैर मामूली सलाहियतों और मेहनत पर भरोसा करना पड़ता था। हम यहां सिर्फ वक्ता फ़ौक़ता आराम कर सकेंगे। हम दिवालिया होने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, करो के साथ मौजूद बेरहम आदमी ने करीबी होटलों के बाहर लगी कीमतों की फहरिस्त को देखते हुए कहा। एनपीसी रियासतों और सल्तनतों के दारुल हुकूमतों में भी सबसे महंगा और पुरतायुश होटल का कमरा सिर्फ 10 चांदी के सके फी रात होता है। ताहम स्टारलाइट किले में होटल के कमरे न सिर्फ छोटे थे, बल्कि वो हैरान कुन तौर पर महंगे भी थे। एक कमरे की कीमत फी रात एक जादुई क्रिस्टल थी। इनकी टीम में इस वक्त 500 खिलाड़ी थे। अगर वो रात के लिए होटल के कमरे किराए पर लेते, तो उन्हें कल 500 जादुई क्रिस्टल अदा करने पड़ते। स्टॉर्म हॉट के बाकी अरकान सिर्फ इत्तेफाक में सर हिला सके। फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी इतने महंगे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। स्टॉर्म हॉट की तो बात ही छोड़े, सिर्फ सुपर पावर्स के पास उन होटल के कमरों को किराए पर लेने के लिए फंड्स होंगे। रुको, यहां का माना किसी तरह मुख्तलिफ है। एक टायर 3 की खातून इलेमिनेटलिस्ट अचानक बोल पड़ी। मुख्तलिफ मुतजस्सिस होकर बेरहम आदमी ने अपने अर्द गिर्द माना पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी, लेकिन वो इसमें कोई गैर मामूली चीज तलाश करने में नाकाम रहा। ये कैसे मुख्तलिफ है? नहीं, वो ठीक कह रही है, करो ने पुकार कर कहा। दुरुस्त तौर पर कहूं तो इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंटल माना, एलामेंटा माना है। जी हां, मैं तीनों सुप्रीम एलिमेंट्स, 3 सुप्रीम एलिमेंट्स को महसूस कर सकती हूं, और माना मजीद कसीफ होता जा रहा है, खातून इलेमिनेटलिस्ट ने वजाहत की। आम टायर 3 माहिरीन को माहौल में मौजूद माना में फ़र्क महसूस करने में मुश्किल पेश आती, लेकिन इसके पास एक खास माना लिगेसी और माना लेगेसी थी, जिसने इसे इस मामूली सी अनोखी बात को महसूस करने की इजाज़त दी। 3 सुप्रीम एलिमेंट्स। बेरहम आदमी दंग रह गया। जोश व खरूश से इसने पूछा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इस किले का माहौल कदीम दौर के माहौल जैसा है? माहिरीन हर रोज़ गार्ड्स डोमेन के मौजूदा मामलात और तारीख के बारे में मज़ीद समझने के लिए मुसलसल तहकीक और कोशिश करते हैं। मालूमात में बहुत से मौक़े छुपे होते हैं, और आज़ाद खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों के लिए, जिनके पास वसाइल की कमी होती है, ये खुशकिस्मती के मौक़े हासिल करने के चंद काबिल एतमाद तरीक़ों में से एक है। फितरी तौर पर स्टॉर्म हॉट और उसके अरकान भी इससे मुस्तसन नहीं थे। दरहकीकत गार्ड्स डोमेन के बारे में उनका इल्म वसी था, ख़ास तौर पर इस कदीम इलाके के बारे में जब देवता अब भी ज़मीन पर घूमते थे। कदीम दौर गार्ड्स डोमेन का उरूज था। तब बनी नौ इंसान कहीं ज्यादा ताकतवर थी। कदीम इंसानी तहजीबों ने अपनी इनफरादी ताकत और टेक्नोलॉजी को नाकाबिल यकीन हद तक तरक्की दी थी। इसके मुकाबले में मौजूदा इंसान टायर 5 तक पहुंचने के बाद अपनी हद को छू लेते हैं। मजीद बरा, आजकल के ज्यादातर टायर 5 पावर हाउस माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर हैं। माजी और हाल के दरमियान सबसे बड़ा फर्क माहौल में मौजूद माना की तरकीब का था। कदीम दौर में माना तमाम 7 अनासिर पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इसमें सिर्फ 4 बड़े अनासिर 4 मेजर एलिमेंट्स शामिल हैं। बाकी 3 सुप्रीम एलिमेंट्स सिर्फ मखसूस मकामात पर और तकरीबन न होने के बराबर मिकदार में पाए जा सकते हैं।
यही वजह थी कि गार्ड्स डोमेन की मखलूक़ात माना को मुकम्मल तौर पर समझने और कंट्रोल करने से कासिर थीं, जिसकी वजह से नए टायरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। और फिर भी स्टारलाइट किले के अंदर तीनों सुप्रीम एलिमेंट्स जमा हो गए थे, जिससे कदीम दौर की याद ताज़ा करने वाला माहौल बन गया था। ये एक तकदीर बदल देने वाला मौका था। चैप्टर 2483 और छुपा हुआ जुनून। जैसे ही बेरहम आदमी ने अपनी बात खत्म की, उसके टायर 3 साथियों की आंखों में चमक आ गई। अगर स्टारलाइट किले का माहौल कदीम दौर की याद दिलाने वाला होता, जो तमाम 7 अनासिर पर मुश्तमिल होता, तो ये खिलाड़ियों के लिए एक हकीकी जन्नत होता। न सिर्फ खिलाड़ियों को ऐसे माहौल में माना को कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती, बल्कि ये उनके माना बॉडीज को अनलॉक करने में भी मददगार साबित होता। मामले पर थोड़ी देर सोचने के बाद करो अपने साथ मौजूद टायर 3 खातून इलेमिनेटलिस्ट की तरफ मुड़ा और कहा, रोज हेड क्वार्टर वापस जाओ और हमारे पास मौजूद तमाम जादुई क्रिस्टल जमा करो। किसी को यहाँ होटल किराए पर लेने के बारे में पूछ-गुछ करने के लिए भी भेजो। हम उसे स्टॉर्म हॉट के आर्जी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब से स्टॉर्म हॉट के टायर 3 अरकान स्टारलाइट किले से अपनी तरक्की करेंगे। अगरचे स्टारलाइट किले में रहना महंगा था, लेकिन अगर फवाइद किसी को अपने माना कंट्रोल को बेहतर बनाने और अपनी माना बॉडी की सलाहियत को आसानी से इनलॉक करने की इजाज़त देते, तो यह कीमत के काबिल था। ये तब भी फ़ायदेमंद होता अगर एडवेंचर टीम को अपना अब तक का कमाया हुआ और मुस्तकबिल में कमाने वाला हर जादुई क्रिस्टल इसमें लगाना पड़ता। टायर 3 खिलाड़ियों के लिए इस वक्त लेवल्स अव्वलीन तरजीह नहीं थे, बल्कि अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक करना कहीं ज्यादा अहम था। एक टायर 3 खिलाड़ी टायर 3 की हकीकी ताकत का मुजाहरा तभी कर सकता था जब वो ऐसा कर ले। स्टारलाइट किले में रहाइशमाना बॉडीज को अनलॉक करने के अमल को तेज कर देगी, जो कि एक मुनफरिद और बहुत बड़ा फायदा था। गार्ड्स डोमेन के बाकी खिलाड़ियों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था, जिसने स्टॉर्म हॉट को किले में एक अड्डा कायम करने का मौका फराहम किया। अगर उन्होंने मुख्तलिफ गिल्ड्स के नोटिस लेने तक इंतजार किया, तो एडवेंचर टीम के लिए स्टारलाइट किले में जगह तलाश करना और तरक्की करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता। पैसे और वसाइल के लिहाज से स्टॉर्म हॉट फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला भी नहीं कर सकता था, सुपर पावर्स की तो बात ही छोड़े। समझ गई? मैं फौरन किसी से इसकी जांच करवाती हूं। नीले लिबास में मलबूस खातून इलेमिनेटलिस्ट आइस रोज ने जवाब दिया और बाकी ग्रुप से अलग हो गई। जबकि स्टॉर्म हॉट ने खुफिया तौर पर कार्रवाई की, दूसरे टायर 3 आजाद खिलाड़ी जो किले में दाखिल हुए थे और माना के मामले में खास तौर पर हसास थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ वक्त के लिए तकरीबन खाली स्टारलाइट किले के अंदर एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई। किले में बमुश्किल ही कोई खिलाड़ी आ रहा था, लेकिन उसके होटल एक के बाद एक बिक हो रहे थे। मजीद बरा तमाम कमरे तवील मुद्दत के लिए किराए पर लिए गए थे, जिसने नादान सैया खिलाड़ियों और मेक उफरी को हैरान कर दिया। खिलाड़ी तवील मुद्दत के लिए होटल के कमरे किराए पर लेकर 10% रियायत हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्हें कम अज कम 10 दिनों के लिए कमरा महफूज करना पड़ता था। इसका मतलब यह था कि खिलाड़ियों को फी कमरा 9 जादुई क्रिस्टल अदा करने पड़ते थे, जबकि एक दिन की कीमत आम तौर पर एक जादुई क्रिस्टल थी। इस हकीकत को शामिल करते हुए कि किले की तमाम बुनियादी सहूलियात की कीमत जादुई क्रिस्टल में थी, यह खर्चा टायर 3 माहिरीन के लिए भी बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद तकरीबन 100 खिलाड़ियों ने स्टारलाइट किले में तवील मुद्दत के लिए कमरे किराए पर ले लिए थे। कुछ खिलाड़ियों ने तो पूरा होटल ही किराए पर ले लिया था। नतीजे के तौर पर किले ने अपने शानदार इफ्तिताह के 1 घंटे से भी कम वक्त में तकरीबन 5000 जादुई क्रिस्टल कमा लिए थे और क्रिस्टल की आमद का सिलसिला जारी था। दरी असना स्टार टूम के अंदर सैफ अली और उसकी टीम स्टार टूम में मजीद गहराई में दाखिल हुए और हील लीजन को एक के बाद एक तल्ख लड़ाई का सामना करना पड़ा। टायर 3 माहिरीन को भी इस रीजनल डंजन के अंदर हरकत करने में दुश्वारी हो रही थी। उनकी नकलो हरकत टायर 1 के खिलाड़ियों तक महदूद हो गई थी। खुशकिस्मती से उनके बुनियादी औसाफ बेसिक एट्रीब्यूट्स मुतासिर नहीं हुए थे। नकलो हरकत में कमी ने ताहम हर एक की इनफरादी जंगी ताकत को काफी हद तक महदूद कर दिया था। बाहर की दुनिया में हील लीजन का हर रुकन लेवल 105 के ग्रेट लॉर्ड का अकेले मुकाबला कर सकता था, लेकिन स्टार टूम में वो बमुश्किल लेवल 105 के हाई लॉर्ड को शिकस्त दे पा रहे थे। रीजनल डंजन के बैरूनी इलाके में अर्दरन जाइंटस और अर्थन जायंट्स जब आम तौर पर कई सौ के ग्रोहों में घूमते थे,
जिनमें से हर एक में कम अज कम 100 ग्रेट लॉर्ड्स होते थे। ये छोटी फौजें ही लीजियन के लिए एक गैर मामूली चैलेंज थीं। जब भी उनका सामना राक्षसों के एक गिरोह से होता, लीजियन उन्हें शिकस्त देने के लिए 1 घंटे से ज्यादा वक्त सिर्फ करता, और एक बार लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें अपनी खोई हुई कुव्वत बहाल करने के लिए अपने खेमे निकालने पड़ते थे। अगर वो आराम करने के लिए वक्त न निकालते तो अगली राक्षस फौज को शिकस्त देने के उनके इम्कानात कम हो जाते। फितरी तौर पर उसने उनकी लीवलिंग की रफ्तार को बहुत सुस्त कर दिया था। ताहम हील लीजन के अरकान को यह तस्लीम करना पड़ा कि गॉड मोड रीजनल डंजन एक शानदार मकाम था। न सिर्फ राक्षसों के ड्रॉप रेट मुतासिर कुन थे, बल्कि जो लूट उन्हें हासिल हो रही थी वो भी आला मयार की थी। बाहर की दुनिया में सीक्रेट सिल्वर हथियार और साज व सामान हासिल करने के मामूली से मौका के लिए ग्रैंड लॉर्ड्स को कत्ल करना पड़ता था, लेकिन स्टार टोम में वो इसी रैंक की अशिया हासिल करने के लिए ग्रेट लॉर्ड्स को कत्ल कर सकते थे। मजीद बड़ा डंजन के ग्रेट लॉर्ड्स के पास लेवल 105 के सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट गिराने का मौका भी था। स्टार टोम में 20 घंटे से ज्यादा की लड़ाई के बाद हील लीजन ने 2 सीक्रेट ब्लू सेट्स और 1 थोरन सेट मुकम्मल कर लिए थे। सीक्रेट ब्लू सेट जादुई किलासों के लिए था, जबकि थोरन सीट प्लेट आर्मर किलासों के लिए था। अगरचे दोनों सिर्फ 6 टुकड़ों वाले लेवल 105 के सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट थे, लेकिन वो यकीनी तौर पर इस दौर में टॉप टायर समझे जाते थे, जब ज्यादातर गिल्ड माहिरीन अभी तक लेवल 105 तक नहीं पहुंचे थे। यहां तक कि हील लीजन के अरकान भी उन सीट इक्विपमेंट के ख्वाहिशमंद थे। अगरचे इनमें से कमजोर तरीन खिलाड़ी के पास भी लेवल 105 का सीक्रेट सिल्वर रैंक का सामान था, और कुछ खिलाड़ियों के पास लेवल 105 का फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड सामान था, लेकिन एक मुकम्मल सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट के फवाइद इन अशिया से थोड़े ज्यादा थे जो उन्होंने फी अलहाल पहन रखी थी। अगर वो सीट इक्विपमेंट बेचने पर तैयार होते तो वो आसानी से फलकियाती कीमतों का मुतालबा कर सकते थे। स्टार टोम के राक्षसों ने काफी मिकदार में जादुई क्रिस्टल और माना स्टोन्स भी गिराए। लीजन ने 3 जंगी तकनीकें, कॉम्बैट टेक्निक्स और टायर 2 की स्किल बुक्स भी हासिल की थीं। बदकिस्मती से हील लीजन ने रीजनल डंजन में दाखिल होने से पहले सैफ अली के साथ एक मुआहदा किया था। चूंकि सैफ अली ने इस मुहिम के लिए लीजन को मुलाजमत पर रखा था, इसलिए तमाम लूट जो वो हासिल करेंगे वो इसी की होगी। हील लीजन को डंजन के अंदर सिर्फ तजर्बा EXP हासिल होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमें आगे स्टार टोम की दूसरी मंजिल का रास्ता मिल गया है, हील रश ने इत्तला दी, टीम से कुछ फासले पर एक बड़ी सुरंग की तरफ इशारा करते हुए। ताहम इलाके में राक्षस बहुत ज्यादा जमा हैं, और उनमें कुछ ग्रैंड लॉर्ड्स भी शामिल हैं। उनसे आगे निकलना नामुमकिन है। मुझे डर है कि हम उसी इलाके तक महदूद रहेंगे। स्टार टोम का अंदरूनी हिस्सा एक टावर की तरह था, जो मुतअद्दिद मंजिलों में तकसीम था। हर मंजिल बाहर की दुनिया के लेवल 15 के नक्शे के बराबर थी, और इसे साफ करना पिछली मंजिल से ज्यादा मुश्किल था। जैसे जैसे खिलाड़ी ऊपर जाते, वो ज्यादा कशिश शक्ल का शिकार होते जाते। मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से कोई भी स्टार टोम की पहली मंजिल के मरकजी इलाके से आगे नहीं बढ़ सका था, जो दूसरी मंजिल के रास्ते के करीब था। दूसरी मंजिल तक पहुंचना मौजूदा खिलाड़ियों के लिए तकरीबन नामुमकिन साबित हो रहा था। मामले को मजीद खराब करने के लिए खिलाड़ी स्टार टोम में सिमनंग टूल्स जंगी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो अपनी बरसर्क स्किल्स भी फाल नहीं कर सकते थे। शदीद कशिश शक्ल के साथ मिलकर हील लीजन एक वक्त में सिर्फ चंद दर्जन ग्रेट लॉर्ड्स और एक ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करने तक महदूद था। अगर लीजन ने एक साथ 3 या 4 ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला करने की कोशिश की तो वो खत्म हो जाते। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। अपनी कम रफ्तार के साथ वो अर्दरन जाइंटस से काफी सुस्त थे। उनके जिंदा रहने का वाहिद रास्ता राक्षसों को कत्ल करना था। ये नहीं चलेगा। हमारा मकसद स्टार टोम की दूसरी मंजिल पर है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। स्टार टोम की कल 11 मंजिलें थीं, और पहली मंजिल को तो बैरूनी इलाके का बैरूनी हिस्सा भी नहीं समझा जा सकता था। वो दूसरी मंजिल तक पहुंचने के बाद ही डंजन के बैरूनी इलाके तक पहुंच पाएंगे, और इस इलाके में राक्षसों को कत्ल करके ही उन्हें स्टार ऑफ लाइट हासिल करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी मंजिल तक पहुंचना नहीं चाहते, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हम बस वहां तक पहुंच नहीं सकते। अगर हम सुरंग के करीब लड़ाई शुरू करते हैं तो हम इलाके के तमाम अर्दरन जाइंटस को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेंगे। न सिर्फ हमें तकरीबन 1000 अर्दरन जाइंटस का सामना करना पड़ेगा,
बल्कि वहां 5 ग्रैंड लॉर्ड्स भी हैं। हम अपनी मौजूदा जंगी ताकत के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हील रश ने वजाहत की। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी दूसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्तलिफ तरीके आजमाने के बाद भी कोई कामयाब नहीं हुआ था। 5 ग्रैंड लॉर्ड्स खास तौर पर मुश्किल थे। यहां तक कि 1000 रुकनी टायर 3 टीम भी उन्हें शिकस्त देने के लिए जिदोजहद करेगी। 300 टायर 3 माहिरीन तो दूर की बात है। मुतमईन रहें कमांडर रश, मैं बाकी अर्दरन जाइंटस के बारे में कोई वदा नहीं कर सकता, लेकिन अब ग्रैंड लॉर्ड्स को हम पर छोड़ सकते हैं। सैफ अली ने 8 मीटर ऊंचे अर्दरन जाइंटस को तवक्को भरी नजरों से देखते हुए मुस्करा कर कहा। आप इनसे निपटेंगे? हील रश ने सैफ अली और उसके साथियों पर नजर डाली। उनकी टीम में जीरो विंग के सिर्फ 10 अरकान शामिल थे, और अगरचे इसने अभी तक उन खिलाड़ियों को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन इसने पहचान लिया कि इन सब के पास गैर मामूली जंगी ताकत है। अगर ये 10 खिलाड़ी मिलकर काम करें तो वो शायद अकेले एक ग्रैंड लॉर्ड रैंक के अर्दरन जाइंट का मुकाबला कर सकें। बदकिस्मती से 5 ग्रैंड लॉर्ड्स आगे के रास्ते की हिफाजत कर रहे थे। हील रश को यह ख्याल जितना भी अच्छा लगा, ये एक मजाक मालूम हो रहा था। दुरुस्त, क्या आपको लगता है कि आप और आपका लीजन बाकी राकेशों को खत्म कर सकते हैं? सैफ अली ने सर हिलाते हुए पूछा। अगर आप ग्रैंड लॉर्ड्स को रोक सकते हैं तो बाकी कोई मसला नहीं होगा, हील रश ने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप 5 ग्रैंड लॉर्ड्स को शिकस्त दे सकते हैं? उनकी फिक्र न करें, सैफ अली फिर यान तियानशीन और दूसरों की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम लोग ग्रैंड लॉर्ड्स से निमट सकते हो ना? कोई मसला नहीं, हम पर छोड़ दें। हील लीजन को देखने के बाद हम लड़ाई के लिए बेताब हैं, यान तियानशीन ने चौड़ी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। ठीक है, चलो पहले उन 5 राकेशों को बाकी ग्रुप से दूर ले जाते हैं, सैफ अली ने फैसला किया। इसके 5 साथी फिर सुरंग की हिफाजत करने वाले 5 ग्रैंड लॉर्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले दूर चले गए। वो बस ये करने जा रहे हैं। क्या वो पागल है? यान तियानशीन और दूसरों को हील लीजन का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ते देखकर हील रश हक्का बका रह गया। चैप्टर 2484 उन लाख शदामाना बॉडी। सिर्फ हील रश ही हक्का बका नहीं रह गया था। हील लीजन के बाकी आराम करते हुए अरकान भी दंग रह गए जब उन्होंने जीरो विंग के 5 अरकान को ग्रैंड लॉर्ड्स की तरफ बढ़ते देखा। रास्ते के करीब तकरीबन 1000 अर्दरन जाइंटस थे, और उनमें सबसे कमजोर लेवल 109 का हाई लॉर्ड था। वहां 100 से ज्यादा ग्रेट लॉर्ड्स भी थे, और अगर वो 100 रुकनी टायर 3 टीम को घेर लेते तो खिलाड़ियों का काम तमाम हो जाता। अर्दरन जाइंटस स्टार टोम्ब की कशिश सिकल से मुतासिर नहीं होते थे, और इस तरह उनकी नक्लो हरकत और हमले की रफ्तार टायर 3 के खिलाड़ियों से ज्यादा थी। नतीजे के तौर पर खिलाड़ियों को अर्दरन जाइंट के हमलों को रोकने के लिए अपने बुनियादी औसाफ और नुकसान को कम करने के लिए अपनी तकनीकों पर भरोसा करना पड़ता था। हील लीजन एक वक्त में सिर्फ 3 या 4 अर्दरन जाइंटस का मुकाबला कर सकता था। यहां तक कि अगर उनके पास आला जंगी मेयार थे, तब भी वो एक बड़े गिरोह का सामना करके लड़ाई से सही सलामत बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी यान तियानशीन और उसके 4 साथी बगैर किसी हिचकिचाहट के इतने सारे राकेशों की तरफ बढ़े। जैसे ही हील रश होश में आया और सैफ अली को अपने खिलाड़ियों को रोकने के लिए कहने के लिए मुड़ा, जो उसने आगे देखा इसने इसे हैरान कर दिया। यान तियानशीन, शोला रानी, आबदा गाल, वानिया और तारिक महमूद बहुत तेज थे। स्टार टोम्ब की तकलीफ दे कशिश सिकल के बावजूद उन 5 खिलाड़ियों ने 5 सेकंड में कई 100 गज का फासला तय कर लिया और सुरंग की हिफाजत करने वाले राकेशों तक पहुंच गए। नामुमकिन, वो इतने तेज कैसे हैं? क्या उन्हें कोई बिग वक्त मिल गया है? हील लीजन के तमाम अरकान यान तियानशीन और उसकी पार्टी की नकलो हरकत की रफ्तार से हैरान और परेशान थे। आला बुनियादी औसाफ के बावजूद इस माहौल में ऐसी रफ्तार हासिल करना नामुमकिन होना चाहिए। बढ़ती हुई कशिश सिकल का खिलाड़ियों की रफ्तार पर बहुत ज्यादा असर पड़ता था। यहां तक कि अगर एक टायर 2 खिलाड़ी के पास अपने बुनियादी औसाफ से दुगना या 3 गना ज्यादा ताकत होती, तब भी स्टार टोम्ब की कशिश सिकल ऐसी चीज नहीं थी जिसे महज ताकत से काबू पाया जा सके। हील लीजन के अरकान को तो ये शक भी हुआ कि टायर 4 तक पहुंचने से ही उनकी रफ्तार टायर 2 के मेयार तक पहुंच पाएगी। और फिर भी यान तियानशीन का ग्रुप इतनी आसानी से हरकत कर रहा था जैसे वो रीजनल डंजन से बाहर हो। ये नाकाबिल यकीन था। रुको, उनके गिर्द माना इतना कसीफ क्यों है? हील रश ने यान तियानशीन के ग्रुप को थोड़ी देर गौर से देखा,
اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کیا انہوں نے پہلے ہی اپنی مانا باڈیز کو انلاک کر لیا ہے؟ اگرچہ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے، لیکن اسے یہ خیال مضحکہ خیز لگا۔ زیادہ تر سپر پاورز کے ماہرین نے ابھی تک اپنی مانا باڈیز کو انلاک کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا، ان کی مکمل صلاحیت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ ہیل لیجن کا وہ رکن جس نے سب سے زیادہ ترقی کی تھی، اس نے اپنی مانا باڈی کا صرف 20% حصہ انلاک کیا تھا، انہیں 100% تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک طویل سفر طے کرنا تھا۔ انہیں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے غالباً 1 یا 2 شاید 4 یا 5 ماہ کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بھی اپنی مانا باڈی کی مکمل صلاحیت کو راتوں رات انلاک نہیں کر سکتا تھا۔ کھلاڑیوں کو اپنی مانا باڈیز کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کرنی پڑتی تھی، اس عمل کو بالکل شروع سے شروع کرنا پڑتا تھا، لہٰذا یہ ایک طویل اور مشکل عمل تھا۔ تاہم یان تیانشین کے گروپ کے گرد مانا اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ہیل رش کو الجھن میں ڈال دیا۔ ابھی تک یان تیانشین اور دوسروں نے ان کی کسی بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے ہیل رش نے ان کے گرد مانا میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ وہ کوئی خاص ہتھیار اساز و سامان استعمال کر رہے ہیں جس نے ان کے گرد مانا کو اتنا کثیف بنا دیا ہے۔ اب جب کہ یہ کھلاڑی حرکت میں تھے، ان کے گرد مانا مزید کثیف ہوتا گیا، اور یہ ماحول سے مانا کھینچنے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ مانا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کھلاڑیوں کے اندر سے نکل رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ ہیل رش اس خیال کو جھٹک پاتا، یان تیانشین اور اس کے ساتھی اپنے اہداف تک پہنچ گئے۔ اردرن چیفٹین، ایلیمنٹل مخلوق، گرینڈ لارڈ، لیول 112، HP 330 000/330/0000000۔ ایک اردرن چیفٹین ارتھن چیفٹ باہر کی دنیا میں پہلے ہی ایک ناقابل یقین حد تک سخت راکشس تھا۔ ایلیمنٹل مخلوقات میں جادوئی مزاحمت، میجک ریزسٹنس زیادہ ہوتی تھی، اور اردرن چیفٹین کا جسم ٹھوس پتھر سے بنا تھا جس نے اسے ایسا دفاع دیا تھا جو انفیریئر ڈریگنز کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ اردرن چیفٹینز کی HP بہت زیادہ تھی۔ 30 ٹائر 3 کھلاڑیوں پر مشتمل 100 رکنی ٹیم اس مرحلے پر باہر کی دنیا میں ایک اردرن چیفٹین پر چھاپا مارنے کے لیے جدوجہد کرے گی، اور اس معیار کی ہر ٹیم گارڈز ڈومین میں فرسٹ ریٹ سمجھی جاتی تھی۔ عام طاقتوں کے پاس اتنے ماہرین بھی نہیں تھے کہ وہ ایسی ٹیم بنا سکیں۔ جس لمحے شولا رانی اپنے اردرن چیفٹین تک پہنچی، گرینڈ لارڈ نے، جس نے بہت پہلے ہی اسی اسیسن کا پتہ لگا لیا تھا، اپنا مکہ اٹھایا اور اسے اس پر دے مارا۔ اردرن چیفٹین 8 میٹر اونچا تھا اور اس کے مکے چٹانوں کی طرح بڑے تھے۔ اس کے مکے کو شولا رانی کی طرف گرتے دیکھنا ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے پہاڑ کو اس پر گرتے دیکھنا۔ اس کے لیے اس حملے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسے روکنا ہی پڑے گا۔ آخر کار میں اپنی مانا باڈی کی طاقت کا صحیح طریقے سے تجربہ کر سکتی ہوں۔ شولا رانی کی آنکھوں میں جوش و خروش کی چمک آ گئی جب گرینڈ لارڈ کا مکہ نیچے گرا۔ اس نے فوری طور پر 1000 ٹرانسفارمیشنز کو میان سے نکالا اور ایک عام وار سے اردرن چیفٹین کے حملے کا جواب دیا۔ جب وہ لیگیسی گیٹ سے نکلی تھی تو وہ اپنی مانا باڈی کی مکمل صلاحیت کو انلاک کرنے سے صرف ایک چھوٹا سا قدم دور تھی، اور لیگیسی روم استعمال کرنے کے بعد اس نے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مانا باڈی کے ساتھ تجربات کرنے میں کچھ وقت گزارا تھا، اور آخرکار ایک دن پہلے اس کی صلاحیت کو 100% تک انلاک کر لیا تھا۔ تاہم وہ سٹار لائٹ قلعے کے معاملات میں مصروف رہی تھی اور اسے اپنی مانا باڈی کا تجربہ کرنے کا وقت نہیں ملا تھا۔ اب جب کہ اس کے پاس ایسا کرنے کا بہترین موقع تھا، وہ اپنی زیادہ طاقتور سکلز پر بھروسہ کر کے اسے ضائع نہیں کرے گی۔ کیا وہ پاگل ہے؟ وہ صرف ایک اسیسن ہے، پھر بھی وہ اسے سختی سے جھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہیل لیجن کے ارکان نے سوچا کہ شولا رانی اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا رہی ہے جب اس نے گرینڈ لارڈ کے حملے سے بچنے کے لیے کسی شکل کا استعمال نہیں کیا۔ اس کی رفتار کے ساتھ وار سے بچنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کار وہ ایک وارڈ ریلم کی ماہر تھی۔ اسے اردرن چیفٹین کے حملے کے راستے کو فوری طور پر پہچان لینا چاہیے تھا، اور پھر بھی اسی اردرن چیفٹین کے وار کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یقیناً خودکش ثابت ہوگی۔ دھماکہ! پورے علاقے میں دھماکے کی آواز گونج اٹھی اور زمین لرز اٹھی۔ تصادم کی لہر نے ہوا میں دھول اڑا دی۔ دھول چھٹنے کے بعد ہیل لیجن کے ارکان کے سامنے موجود منظر نے انہیں دنگ کر دیا۔
اس نے اسے روک لیا۔ ایک اسی سن، جو اپنی رفتار کے لیے جانی جانے والی کلاس ہے، نے اردرن چیف ٹیم کے حملے کو کامیابی سے روک لیا تھا۔ کمال ہے، اس نے واقعی اسے روک لیا۔ کیا وہ واقعی ایک اسی سن ہے؟ ہیل لیجن کے ارکان نے محسوس کیا کہ ان کا نظریہ دنیا اس وقت بکھر گیا جب شعلہ رانی بغیر کسی چوٹ کے اس تبادلے سے باہر نکلی۔ تھنڈر بیسٹ تھینڈن بیسٹ بھی، جس کی طاقت ہیل لیجن کے کسی بھی رکن سے زیادہ تھی، اردرن چیف ٹیم جیسے راکوشس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے گرینڈ لارڈ کو ٹینک کرنے کے لیے لیجن کے ہیلرز پر بھروسہ کرنا پڑتا، اور پھر بھی شعلہ رانی نے بغیر کسی نقصان کے حملے کا جواب دیا تھا۔ یقیناً ایک انلاک شدہ پیک گولڈ مانا باڈی یہ حیرت انگیز ہے۔ ایک عام حملہ بھی اتنا طاقتور ہے۔ اگر وہ مانا ٹیکنیک سیکھ سکتی ہے تو وہ غالباً میتھکس کو اکیلے شکست دینے کے قابل ہو جائے گی۔ جب سیف علی نے شعلہ رانی کو اردرن چیف ٹیم پر غلبہ پاتے دیکھا تو وہ اپنی مانا باڈی کو انلاک کرنے کی خواہش کو نہ روک سکا۔ گارڈز ڈومین کے کھلاڑی صرف تب ہی حقیقی ماہر سمجھے جائیں گے جب وہ اپنی مانا باڈیز کی مکمل صلاحیت کو انلاک کر لیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ٹائر 4 تک پہنچنے کے بعد بھی صرف سیوڈو ایکسپرٹس سمجھے جائیں گے۔ سٹار ٹوم کو ہی لے لیں۔ اگر کھلاڑی اپنی مانا باڈیز کو مکمل طور پر انلاک کیے بغیر ڈنجن میں داخل ہوتے تو وہ ریجنل ڈنجن کے دباؤ کے خلاف جدوجہد کرتے۔ لہٰذا ٹائر 3 تک پہنچنے پر تمام ماہرین کو سب سے پہلا کام اپنی مانا باڈیز کو انلاک کرنا تھا۔ لیولز اور ٹائروں کو ایک طرف رکھنا پڑتا تھا۔ جب تک وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ گارڈز ڈومین کو دریافت کرنے کے اہل بھی نہیں سمجھے جاتے۔ جبکہ سیف علی شعلہ رانی کے مظاہرے کی تعریف کر رہا تھا، اسی سن نے اردرن چیف ٹیم کے پیچھے نمودار ہونے کے لیے شیڈو سٹیپس کا استعمال کیا۔ اب میری باری ہے، شعلہ رانی نے تیوزنٹ ٹرانسفارمیشنز اٹھائی اور گرینڈ لارڈ کے سر کے پچھلے حصے کا نشانہ لیا۔ ایبسولیوٹ سٹرائک، ایبسلوٹ سٹرائک۔ اندھیرے نے فوری طور پر شعلہ رانی کو گھیر لیا۔ 4-2-4-5-3-8۔ اردرن چیف ٹیم کے سر کے اوپر 4 لاکھ سے زیادہ کا نقصان ظاہر ہوا اور ہیل لیجن پر خاموشی چھا گئی۔ چیپٹر 2485 غیر انسانی لڑائی۔ 4 لاکھ سے زیادہ کا نقصان کا وہ انسان بھی ہے؟ ہیل لیجن کا ہر رکن سوچ رہا تھا کہ کیا وہ خواب دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے اردرن چیف ٹیم کے سر کے اوپر چمکدار سرخ نمبر دیکھے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ کیا شعلہ رانی ایک NPC ہے جو کھلاڑی کے روپ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو گارڈز ڈومین کی چوٹی پر کھڑے ماہرین تھے، ٹائر 3 سکلز اور سپیلز کے ساتھ اردرن جائنٹس کو بمشکل 70,000 سے زیادہ کا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ہیل رش، جو لیجن کے مضبوط ترین کھلاڑیوں میں سے ایک تھا، صرف 1,50,000 کے قریب نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ان راکشوں کا مضحکہ خیز حد تک زیادہ دفاع اور جادوئی مزاحمت عملی طور پر اسی رینک کی آرکیک سپیسیز کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اور پھر بھی انہوں نے ابھی ایک ٹائر 3 اسی سن کو گرینڈ لارڈ رینک کے اردرن چیف ٹیم کو 4 لاکھ سے زیادہ کا نقصان پہنچاتے دیکھا تھا، اور اس نے صرف ٹائر 2 کی شکل استعمال کی تھی۔ ٹائر 3 پر بھی اسیسنس کے پاس اپنے حملوں کی طاقت بڑھانے کے لیے زیادہ اختیارات نہیں تھے۔ ان کی زیادہ تر سکلز رفتار پر مرکوز تھیں، جس سے ان کا کل ڈی پی ایس بڑھ جاتا تھا۔ لیکن شعلہ رانی نے اس کلاس کے بارے میں ان کے علم کو مٹا دیا تھا۔ اس خام طاقت کے ساتھ اسے اسی سن کیسے سمجھا جا سکتا تھا؟ وہ تو اصل برسرکرز سے بھی زیادہ برزرکر تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیل لیجن کے ارکان اپنے صدمے سے سنبھل پاتے، یان تیان شین اور زیرو ونگ کے دوسرے 3 ماہرین نے اپنے اردرن چیف ٹیمز کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ یان تیان شین نے اپنے گرینڈ لارڈ کے سیدھے حملے سے آسانی سے بچتے ہوئے گرینڈ لارڈ کی پیٹھ کی طرف چکر لگایا۔ اس نے پھر اپنے خنجر لہرائے اور کئی خوبصورت چاندی کی قوسیں اردرن چیف ٹیم کی پیٹھ میں پیوست کر دیں۔ 1-3-4-3-2-4 2-7-4-5-4-3 1-3-3-6-4-5 اردرن چیف ٹیم کے سر کے اوپر نقصانات کا ایک سلسلہ ظاہر ہوا، اور اگرچہ اس کی ہر ہٹ نے شعلہ رانی جتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن کل رقم خوفناک تھی۔ دریں اسنا، عابدہ گال، وانیا اور طارق محمود، جو کہ جادوئی کلاس کے کھلاڑی تھے، نے اس سے بھی بڑا ہنگامہ برپا کر دیا۔ جیسے ہی عابدہ گال نے اپنے سپیل کا ورد ختم کیا، اس کے سامنے ایک بلند و بالا سمندری لہر نمودار ہوئی
जिसने अर्दरन चीफ्टीन और करीब मौजूद कई दर्जन अर्दरन जाइंटस को अपनी लपेट में ले लिया। एक ही चाल में आबिदा गाल ने अर्दरन जाइंटस और अर्दरन चीफ्टीन को शदीद जख्मी कर दिया, जो कि ज्यादा जादुई मुजाहमत के हामिल थे। उसने इनमें से हर एक को 10 लाख से ज्यादा का नुकसान भी पहुंचाया। दरीं असना तारिक महमूद ने 5 आग के शोलों वाले शहाब साकिब मीटियर्स तलब किए और उन्हें अपने अर्दरन चीफ्टीन पर गिरा दिया। 1, 2, 3 शहाब साकिब। जैसे ही हर शहाब साकिब जमीन से टकराया, डंजिन की पहली मंजिल जोर से लरज उठी। जब तक पांचों जमीन पर गिरे, उन्होंने ग्रैंड लॉर्ड के गिर्द 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड़ा बना दिया था। ताहम इन 3 अर्दरन चीफ्टीन्स में से जिनका सामना उन जादुई क्लास के खिलाड़ियों से था, वानिया का हदफ बदतरीन हालत में था। 300 शैडो ब्लेड्स ग्रैंड लॉर्ड के गिर्द रक्स कर रहे थे। हर एक में इतनी ताकत थी कि राकुशस लड़खड़ा जाए। जब तमाम 300 ने एक साथ हमला किया तो नतीजा सिर्फ एक अलमिया ही करार दिया जा सकता था। जीरो विंग के पास इतने ज्यादा खौफनाक खिलाड़ी कैसे हैं? इस मकाम पर हील लीजन के हर रुकन का मानना था कि यान तियानशीन की पार्टी 5 अर्दरन चीफ्टीन्स को कत्ल कर सकती है। उन्हें मसरूफ रखना तो दूर की बात है, उन्हें राकेशों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ कुछ वक्त दरकार हो सकता था। इसके बावजूद उनकी जंगी ताकत हैरान कुन थी। जीरो विंग के 5 माहिरीन ने अकेले ही स्टार टोम्ब के ग्रैंड लॉर्ड्स को दबा दिया था और उनमें से एक भी एम्प्टी नहीं था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या उन्होंने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर उनलॉक कर लिया है? हील रश पूछे बगैर न रह सका जब उसने शोला रानी और दूसरों को लड़ते देखा। वो किसी और वजह के बारे में नहीं सोच सकता था जो उन 5 खिलाड़ियों को ऐसी नाकाबिल यकीन रफ्तार और ताकत दिखाने की इजाजत दे। मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स के माहिरीन ने भी अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को उनलॉक नहीं किया था। वो सब अभी तक तलाश कर रहे थे। आखिरकार इन माहिरीन को टायर 3 तक पहुंचे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उन्होंने कर लिया है। 5 अपनी माना बॉडीज की 100% सलाहियत तक पहुंच चुके हैं। सैफ अली ने सर हिलाते हुए तस्दीक की। इसका इस हकीकत को छुपाने का कोई इरादा नहीं था और न ही वो छुपा सकता था। वो यान तियानशीन और दूसरे चारों की दिखाई गई ताकत को आला बुनियादी औसाफ के तौर पर बयान नहीं कर सकता था। यहां तक कि अगर उनके पास अपने बुनियादी औसाफ से दुगना या 3 गन्ना ज्यादा ताकत होती, तब भी वो इतनी मुतासिर कुन जंगी ताकत का मुजाहरा नहीं करते। खिलाड़ी ये कारनामा सिर्फ अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को उनलॉक करके ही अंजाम दे सकते थे। ये अफसोस की बात थी कि शैडो सेओड, कोला, टर्टलडव और एलोरिंग समर ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की थी। यहां तक कि एलोरिंग समर ने अपनी सलाहियत का सिर्फ 98% हिस्सा उनलॉक किया था। अगर वो इस आखिरी फर्क को खत्म करने के काबिल होती तो उनकी टीम को स्टार टोम्ब की तलाश में बहुत आसानी होती। इन 5 ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर उनलॉक कर लिया है। हील रश और उसके गिर्द मौजूद वाइस कमांडर्स ने जब सैफ अली का जवाब सुना तो उनके सांस रुक गए। उन्हें शक था कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन जब सैफ अली ने इसकी तस्दीक की तो वो अपनी हैरत पर काबू ना पा सके। नीदरवर्ल्ड एम्पायर के मजबूत तरीन खिलाड़ी ने भी अपनी माना बॉडी की सलाहियत का सिर्फ 20% हिस्सा उनलॉक किया था। उन्हें 100% तक पहुंचने के लिए अभी 1 या 2 माह दरकार होंगे। उन्हें 100% सलाहियत तक पहुंचने के लिए कम अज कम 1 या 2 माह की जरूरत होगी। फिर भी जीरो विंग, एक ऐसी गिल्ड जिसने गॉड्स डोमेन में 0 से शुरुआत की थी और जिसे किसी बड़े कारपोरेशन की हिमायत हासिल नहीं थी, ने 5 ऐसे माहिरीन तैयार किए थे जिनकी माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर उनलॉक थीं। ये नाकाबिल यकीन था। क्या आप माना बॉडीज को उनलॉक करने के हवाले से कुछ रहनुमाई फराहम करने के लिए तैयार होंगे? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं अपनी गिल्ड की तरफ से स्टार लाइट कले में तवील मुद्दत के लिए 50,000 माहिरीन तैनात करने की पेशकश कर सकता हूं। नीदरवर्ल्ड एम्पायर जीरो विंग को मगरबी बर्रे आज़म से मुख्तलिफ नायाब मवाद भी फराहम करेगी। हील रश ने अपना जोश व खरूश छुपाने की कोशिश करते हुए तजवीज़ पेश की। हर एक की माना बॉडी मुख्तलिफ होती थी और खिलाड़ियों को दूसरों के तजुर्बात से बहुत कम फायदा होता था, लेकिन यह हकीकत के जीरो विंग ने 5 ऐसे माहिरीन तैयार किए थे जिनकी माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर उनलॉक थीं, साबित करती थी कि वो खिलाड़ियों को ये काम मुकम्मल करने में मदद दे सकती है। जो भी उसके बरक्स कहता वो तो झूठ बोल रहा था या बेवकूफ़ था। खिलाड़ी अपनी कामयाबियों में बहुत बड़े फर्क देखेंगे
اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی مانا باڈیز کی صلاحیت کو کتنی جلدی انلاک کرتے ہیں۔ زیرو ونگ کے ارکان کی دکھائی گئی جنگی طاقت اور ہیل لیجن کی جنگی طاقت کے درمیان فرق نے یہ بات واضح کر دی تھی۔ ہیل رش کی پیشکش اور درخواست کے بعد اس کے باقی ساتھی بے چین ہو گئے اور سیف علی کو دیکھنے لگے۔ وہ سب اس کا جواب سننا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے انہیں یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ ایک مکمل طور پر انلاک شدہ مانا باڈی کسی کی جنگی طاقت پر کتنی اثر انداز ہوگی، لیکن یان تیانشین اور اس کے ساتھیوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد انہیں ایک بات کا یقین ہو گیا تھا۔ ٹائر 3 کھلاڑی جنہوں نے اپنی مانا باڈیز کو انلاک نہیں کیا تھا، ان کے مقابلے میں کیڑے مکوڑے تھے۔ ہیل لیجن کے بہت سے ارکان کے جنگی معیار شعلہ رانی اور دوسروں جتنے ہی اعلیٰ تھے، لیکن اگر انہیں ان 5 کھلاڑیوں میں سے کسی سے لڑنا پڑتا تو وہ انکار کر دیتے۔ ان کی مجموعی جنگی طاقت کے درمیان فرق زمین اور آسمان کے فرق جیسا تھا۔ انہیں تو یہ شک بھی تھا کہ شعلہ رانی اور اس کی پارٹی ایک ساتھ 30 ہیل لیجن ارکان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہیل لیجن کے ماہرین جتنا زیادہ اس بارے میں سوچتے، اتنے ہی بے چین ہوتے جاتے۔ اپنے پہلے والے مغرور رویے کے بجائے وہ سب اب توقع اور بھوک کے ساتھ سیف علی کو دیکھ رہے تھے۔ ان جیسے ماہرین کے لیے ہتھیار اور ساز و سامان ثانوی خدشات تھے۔ ان کی انفرادی طاقت کہیں زیادہ اہم تھی۔ در حقیقت انہوں نے زیادہ طاقت کے حصول کے لیے ہی اپنی گلڈ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 50,000 ماہرین کی فکر نہ کریں، سیف علی نے پیشکش مسترد کر دی۔ وہ سب کے پرجوش چہرے دیکھ کر سر ہلا کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کی مانا باڈیز کو انلاک کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا لازمی طور پر ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں چاہوں گا کہ نیدر ورلڈ ایمپائر ایک اور معاملے میں میری مدد کرے۔ بدلے میں کچھ مشورہ دوں گا۔ اگرچہ میں اب سب کو تھوڑے وقت میں اپنی مانا باڈیز کی مکمل صلاحیت کو انلاک کرنے میں مدد نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو تھوڑی زیادہ رفتار کے ساتھ کام مکمل کرنے میں مدد دے سکتا ہوں۔ ہیل رش کو ایک بار پھر اپنا دل سنبھالنا پڑا جب سیف علی راضی ہو گیا۔ اس نے فوراً جواب دیا، گلڈ لیڈر بلیک فلیم، برا کرم اپنے مطالبات بتائیں۔ اگر میرے پاس ان پر اتفاق کرنے کا اختیار ہوا تو میں اپنی گلڈ کی طرف سے ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ بہت سادہ ہے۔ مجھے 1 مہینہ چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہیل لیجن ایک پورے مہینے کے لیے میری کمان میں رہے۔ سیف علی نے ایک انگلی اٹھائی اور ہیل لیجن کے ارکان پر نظر ڈالی۔ چیپٹر 2486 اردرن چیفٹینز کی لوٹ۔ جب سیف علی نے اپنی بات ختم کی تو ہیل رش اور دوسروں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اب ہمیں 1 مہینے کے لیے ملازمت پر رکھنا چاہتے ہیں۔ سیف علی کا مطالبہ سن کر ہیل رش ہچکچائے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر سورڈ زمین سیورڈزمن نے مالی امداد مانگی ہوتی تو وہ اپنے اختیار سے آسانی سے اس درخواست کو منظور کر سکتا تھا۔ تاہم پورے ہیل لیجن کو 1 پورے مہینے کے لیے کرائے پر لینا ایک بالکل الگ کہانی تھی۔ ہیل لیجن نیدر ورلڈ ایمپائر کے ٹرمپ کارڈ لیجنز میں سے ایک تھا۔ لیجن کی پہلی ترجیح اس کے ارکان کی طاقت اور لیول میں بہتری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گلڈ لیجن میں وسائل کی ایک بڑی مقدار لگاتی تھی۔ اگر سیف علی ہیل لیجن کو 1 یا 2 دن کے لیے ملازمت پر رکھنا چاہتا تو شاید ٹھیک ہوتا، لیکن 1 پورے مہینے کی ملازمت کی مدت بالکل الگ بات تھی۔ 1 مہینہ شاید خاص طور پر طویل نہ ہو، لیکن یہ خاص طور پر مختصر بھی نہیں تھا۔ نیدر ورلڈ ایمپائر اپنے ارکان کی جنگی طاقت میں بہتری کے بدلے پیسہ اور وسائل استعمال کرنے پر تیار ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ٹرمپ کارڈ لیجن کے وقت کی ایک بڑی مقدار نہیں۔ آخر کار نیدر ورلڈ کی طرف سے اپنے ارکان کی ترقی میں وسائل کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کے پیچھے وجہ اپنے لیے وقت خریدنا تھا۔ درست طور پر کہوں تو یہ وقت بچانے اور اپنے حریفوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اپنے ایک ٹرمپ کارڈ لیجن کا وقت بیچنا گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کے مترادف ہوگا۔ مزید برآں ہیل لیجن کے پاس بہت سے کام تھے جنہیں اسے سنبھالنا تھا۔ اگر وہ 1 مہینے تک سیف علی کے ماتحت کام کرتا ہے تو ان کاموں کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ آپ اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ اس 1 مہینے کے دوران آپ کا لیول دوسروں سے ذرا بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ در حقیقت آپ کے ساز و سامان کا معیار بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ اس 1 مہینے کے زیادہ تر حصے میں جو چاہیں کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ مجھے صرف مخصوص اوقات میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ سیف علی نے ہیل رش کے چہرے پر ہچکچاہٹ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو دوسروں سے پہلے اپنی مانا باڈیز کو انلاک کرنے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ آپ سب اس 1 مہینے کے اندر اپنی مانا باڈیز کو انلاک کر لیں گے۔
सैफ अली हील रश के खदशात को समझता था। आखिरकार हील लीजिन नीदरवर्ल्ड एम्पायर का मजबूत तरीन ट्रम्प कार्ड लीजिन था। अगरचे ग्रेट सुपर गिल्ड ने लीजिन में अपने बेहतरीन वसाइल लगाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लीजिन खुद बखुद मजबूत हो जाएगा। लीजिन को अब भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दस्तयाब हर सेकंड की कदर करनी थी ताकि वो दूसरी सुपर पावर्स की टीमों और लीजेंड्स का मुकाबला कर सके और उनसे आगे निकल सके। कोई भी गिल्ड अपने मजबूत तरीन लीजिन को किसी और के लिए काम करने में एक पूरा महीना ज़ाय करने की इजाज़त नहीं देगी, यहां तक कि किसी खिलाड़ी की माना बॉडी को अनलॉक करने के अमल को तेज करने के तरीके के बदले में भी। मुझे डर है कि मेरे पास इस मामले पर फैसला करने का इख्तियार नहीं है। मुझे पहले अपने आला हुक्काम को उसकी इत्तला देनी होगी और फैसला उन पर छोड़ना होगा, हील रश ने कहा। अगरचे सैफ अली के अल्फाज पुरकशिश थे, लेकिन इसने फिर भी सर हिलाया और कोई हतमी जवाब नहीं दिया। हील लीजिन नीदरवर्ल्ड एम्पायर का ट्रम्प कार्ड लीजिन था। नीदरवर्ल्ड एम्पायर जो वसाइल हासिल कर सकती थी और हील लीजिन में लगा सकती थी, वो ऐसी चीज नहीं थी जो सैफ अली मुमकिना तौर पर हासिल कर सके। मजीद बरा, नीदरवर्ल्ड एम्पायर के पास अभी किसी खिलाड़ी की माना बॉडी को अनलॉक करने के अमल को तेज करने का कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन चंद दिन बाद ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्रेट सुपर गिल्ड को सैफ अली के साथ मुआहिदा करने के फौरन बाद ऐसा कोई तरीका मिल गया, तो हील लीजिन अपना एक महीना मुफ्त में ज़ाय कर देगा। हील लीजिन की सलाहियतों के साथ एक महीने की बेकारी से इसे जो मौके ज़ाय करने पड़ सकते थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मुझे इस सौदे को तय करने की कोई जल्दी नहीं है। आप वापसी के बाद इस पर सोच सकते हैं, सैफ अली ने कहा। हील रश के जवाब पर जरा भी हैरान ना हुए। आखिरकार ये अब ऐसा फैसला नहीं था जो हील रश हील लीजिन के कमांडर के तौर पर कर सकता था, सिर्फ नीदरवर्ल्ड एम्पायर का गिल्ड लीडर और ग्रैंड एल्डर्स ही कर सकते थे। आपकी समझ बोझ का शुक्रिया, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। हम आपको जल्द अज जल्द जवाब देंगे, हील रश ने सर हिलाते हुए कहा। अंदरूनी तौर पर, ताहम, इसे महसूस हुआ कि इसके आला हुक्काम की तरफ से इस लेन देन की मंजूरी के इम्कानात कम से कम हैं। आखिरकार एक महीना बहुत तवील वक्त था, खास तौर पर गार्ड्स डोमेन में टायर 3 खिलाड़ियों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ। दरी असना, कोला ने, जिसने गुफ्तगू सुन ली थी, सैफ अली को उलझन में देखा। गिल्ड लीडर, क्या आप वाकई उन्हें लीगेसी गेट में दाखिल होने देने का इरादा रखते हैं? कोला ने दबी आवाज में पूछा, इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नमूदार हुए। कोला ने ज़ाती तौर पर लीगेसी गेट के फ़वाइद का तजुर्बा किया था। ये बिलाशुबा किसी की माना बॉडी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन जगह थी। ताहम, हर माह लीगेसी गेट में दाखिल होने के लिए स्लॉट्स की तादाद महदूद थी। जीरो विंग के पास अपने लिए बमुश्किल ही काफ़ी थे। इसे महसूस हुआ कि नीदरवर्ल्ड एम्पायर को स्लॉट्स देना एक बहुत बड़ा ज़िया होगा। आखिरकार एक मुकम्मल तौर पर अनलॉक शुदा माना बॉडी वाला टायर 3 माहिर बहुत से फ़वाइद लाता है। मजीद बरा, हील लीजिन को लीगेसी गेट इस्तेमाल करने देने से स्टार लाइट कले की असल कदर ज़ाहिर हो जाएगी। अगरचे हील लीजिन के पास वाकई बहुत से टायर 3 माहिरीन थे, लेकिन जीरो विंग भी कमज़ोर नहीं थी। जीरो विंग शायद अगले 10 या 15 दिनों में 300 टायर 3 माहिरीन पैदा करने के काबिल ना हो, लेकिन 200 तक टायर 3 माहिरीन पैदा करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। तब तक जीरो विंग के पास कुछ और माहिरीन भी होने चाहिए जिन्होंने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया हो। जी हाँ, मेरे पास हील लीजिन के माहिरीन के लिए एक अहम इस्तेमाल है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। एक अहम इस्तेमाल, सैफ अली के अल्फाज ने कोला को उलझन में डाल दिया। वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि सैफ अली को हील लीजिन की क्या जरूरत होगी। जंगी ताकत के लिहाज से हील लीजिन के माहिरीन शोला रानी के 5 के ग्रुप से बहुत कमतर थे। दर हकीकत वो 5 पूरे हील लीजिन की आसानी से पिटाई कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा हील लीजिन डंजन्स पर छापा मारने के लिए मुफीद होगा। शोला रानी और दूसरे अपनी माना बॉडीज को अनलॉक करने के बाद वाकई बहुत मजबूत हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ मुट्ठी भर खिलाड़ियों से हल नहीं किया जा सकता। सैफ अली ने कोला के चेहरे पर हील लीजिन के लिए हिकारत देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शोला रानी का 5 का ग्रुप शायद अभी हील लीजिन को दबा सकता है, लेकिन एक बार जब हील लीजिन के अरकान भी अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लेंगे, तो शोला रानी के 5 अपनी जान बचाकर भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मजीद बरा, हील लीजिन के टायर 3 माहिरीन का अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करना सिर्फ वक्त की बात थी। दरी असना, सैफ अली को जिस चीज की जरूरत थी वो हील लीजिन था जिसके अरकान की माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर अनलॉक हों।
अगरचे चांदी का अजीम ड्रैगन पहले ही इसका साथी था, लेकिन वो सिर्फ आर्जी था। इसे मुआहदे को मुस्तकिल बनाने के लिए 4 माह के अंदर इरबैक का ट्रायल मुकम्मल करना था। इरबैक का ट्रायल कोई मामूली बात नहीं थी। इसे साफ करने के लिए अपनी ताकत को जल्द अज जल्द बढ़ाने की ज़रूरत थी। दरीं असना, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिन तरीकों के बारे में सोच सकता था, उनमें से बेहतरीन सुलेमान की तलवार सालामन सेओड को मुकम्मल करना था। ताहम सुलेमान की तलवार के बाकी मानदा टुकड़ों के मकामात बहुत ख़तरनाक थे। अगर वो अकेले इन मकामात पर जाता तो नाकामी का खतरा बहुत ज्यादा था, यहां तक कि अगर शोला रानी और दूसरे इसके साथ होते। लिहाजा इसे हील लीजिन की मदद की जरूरत थी। मजीद बरा, हील लीजिन की मदद हासिल करने के बाद जीरो विंग को अब मशरकी बर्रे आज़म पर मुख्तलिफ सपर पावर्स से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। ये उनके साथ बरा रास्त टकरा सकता है और हकीकी मानों में अहम वसाइल के मकामात के लिए मुकाबला कर सकता है। जीरो विंग को वसाइल हासिल करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर गिल्ड टाउन्स और शहरों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, जो बदले में सपर पावर्स को उसकी वसाइल की आमदनी को आसानी से दबाने से रोकेगा। फी अलहाल हथियारों और साज व सामान का बुनियादी जरिया अब भी राकुशस थे। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी आला लेवल्स तक पहुंचेंगे, ये लाइफस्टाइल खिलाड़ियों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। अगर जीरो विंग ने शुरू में ही जरूरी वसाइल के मकामात हासिल न किए, तो गिल्ड की तरक्की के मौजूदा पैमाने के साथ मुख्तलिफ सपर पावर्स आखिरकार इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। जब तक सैफ अली और कोला की गुफ्तगू खत्म हुई, शोला रानी और दूसरों ने 5 अर्दरन चीफ्टीन्स को राकेशों के मरकजी गिरोह से दूर कर दिया था। ये देखकर हील रश ने फौरी तौर पर अपनी टीम को एक्शन में लाया और कमजोर अर्दरन जाइंटस को साफ करना शुरू कर दिया। चूंकि अर्दरन चीफ्टीन्स चले गए थे, सुरंग के सामने सबसे मजबूत राकुशस महज लेवल 112 के ग्रेट लॉर्ड्स थे। हील लीजिन के अरकान के लिए, जिनके बुनियादी औसाफ इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स और यहां तक के ग्रैंड लॉर्ड्स का मुकाबला करते थे, ये राकुशस बच्चों का खेल थे। वाहिद तकलीफ उनकी कम नकलो हरकत थी, जिसने उनकी सफाई की रफ्तार को नुमायां तौर पर सुस्त कर दिया। ताहम शोला रानी और दूसरों के अर्दरन चीफ्टीन्स को काबू में रखने की वजह से हील लीजिन को लड़ाई के दौरान ज्यादा दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। लीजिन ने मुनज़्ज़म तरीके से अर्दरन जाइंटस को शिकस्त दी, उनकी तादाद कम कर दी। तकरीबन 2 घंटे बाद सुरंग को रोकने वाले तमाम अर्दरन जाइंटस गिर चुके थे। सिर्फ 5 अर्दरन चीफ्टीन्स खड़े रहे। इस लम्हे ताहम हर अर्दरन जाइंट की HP 70% से कम रह गई थी। हील लीजिन के अरकान ये मंजर देखकर हैरत से अपने थोक निगलने पर मजबूर हो गए। अगरचे वो जानते थे कि शोला रानी और दूसरे अर्दरन जाइंटस को अकेले संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने देखा कि हर अर्दरन जाइंट पहले ही इतनी ज्यादा HP खो चुका है। ठीक है, जल्दी से इन अर्दरन जाइंटस से छुटकारा पाओ, सैफ अली ने हुक्म दिया जब इसने देखा कि हील लीजिन के अरकान शोला रानी के ग्रुप को हैरत से घोर रहे हैं। दूसरे शायद शोला रानी के ग्रुप की हालत से वाकिफ ना हूं, लेकिन सैफ अली था। शोला रानी और दूसरों ने शायद अर्दरन चीफ्टीन्स की HP का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी कुव्वत स्टेमिना का एक बड़ा हिस्सा भी खर्च कर दिया था। अपनी बाकी मानदा कुव्वत के साथ अर्दरन जाइंटस को अकेले खत्म करना नामुमकिन होगा। आखिरकार अर्दरन जाइंटस जैसे राकेशों को शिकस्त देने के लिए एक ग्रुप अब भी जरूरी था, वरना वो हील लीजिन को मुलाजमत पर रखने की जहमत ही ना करता। सैफ अली के हुक्म ने हील रश के अरकान को फौरी तौर पर उनकी हैरत से निकाला और वो 5 अर्दरन चीफ्टीन्स के साथ शोला रानी के ग्रुप की मदद के लिए लग गए। शोला रानी के 5 के ग्रुप ने 5 अर्दरन चीफ्टीन्स को टैंक किया, जबकि हील लीजिन के अरकान ने साइड लाइन से नुकसान पहुंचाने में मदद की। हील लीजिन की शिरकत के साथ अर्दरन जाइंटस की HP तेजी से कम होने लगी। आखिरकार तमाम 5 अर्दरन जाइंटस 30 मिनट के अंदर गिर गए। हील लीजिन के अरकान को ग्रेट लॉर्ड रैंक के अर्दरन जाइंटस के मुकाबले में ग्रैंड लॉर्ड रैंक के अर्दरन चीफ्टीन्स के साथ बहुत आसानी हुई। जब तमाम 5 अर्दरन जाइंटस बैक वक्त गिरे, तो खिलाड़ियों के तजुर्बे की बार्स तेजी से भरने लगे। अर्दरन जाइंटस ने जो EXP से दिया वो बाहर की दुनिया में इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा वाफिर था। सिर्फ 3 सेकंड में उनके तजुर्बे की बार्स में 15% इजाफा हो गया था। ये इससे कहीं ज्यादा EXP थी जो वो आमतौर पर आधे दिन की ग्राइंडिंग के बाद हासिल करते थे। मजीद बरा 5 अर्दरन चीफ्टीन्स के मरने के बाद उन्होंने कई दर्जन अशिया गिराई थीं।
इनकी लूट की कसरत बाहर की दुनिया में मीथक राकेशों से भी बढ़कर थी। एक लम्हे के लिए हील लीजन का हर फर्द इस मंजर को देखकर हक्का बका रह गया। चैप्टर 2487 फ्लेमिंग स्टील सिट। अर्दरन चीफ्टीन्स की लूट वाकई इतनी वाफिर है। इन अशिया की तादाद जो उन्होंने गिराई है वो बाहर की दुनिया के ग्रैंड लॉर्ड्स से कम अज कम 3 गुना ज्यादा है। हील लीजन के अरकान की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने 5 अर्दरन चीफ्टीन्स की लूट देखी। बाहर की दुनिया में लेवल 100 प्लस के बहुत से ग्रैंड लॉर्ड्स थे, बशमूल स्टार वैली। सिर्फ एक को मारने से खिलाड़ियों को नुमाया मुनाफा होता था। अगर खिलाड़ी खुशकिस्मत होते तो वो डार्क गोल्ड इक्विपमेंट का एक टुकड़ा भी हासिल कर सकते थे। खेल के इस मरहले पर लेवल 105 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन के लिए भी दस्तयाब बेहतरीन साज और सामान में से एक समझा जाता था। जहां तक लेवल 100 प्लस के एपिक हथियारों और साज और सामान का ताल्लुक है, वो ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ लेवल 100 प्लस के मैथकिस को मारकर हासिल की जा सकती थी, जो कि एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल काम था। मजीद बरा ड्रॉप रेट 100% भी नहीं था। आमतौर पर एक गिल्ड जो भी लेवल 100 प्लस एपिक अशिया हासिल करती थी वो गिल्ड के एल्डर्स को दी जाती थीं। यहां तक कि गिल्ड के चोटी के माहिरीन को भी कोई नहीं मिलता था। लिहाजा इस वक्त ज्यादातर माहिरीन के लिए लेवल 105 का डार्क गोल्ड इक्विपमेंट दस्तयाब बेहतरीन सामान था। अब 5 अर्दरन चीफ्टीन्स ने बाहर की दुनिया के 15 ग्रैंड लॉर्ड्स के बराबर लूट गिराई थी। ये महज एक जैकपॉट था। मजीद बरा अर्दरन चीफ्टीन्स ने बहुत ज्यादा EXP भी दी, जो बाहर की दुनिया में एक मीथक राकुशस के बराबर थी। जबकि हील लीजन के अरकान आपस में खामोशी से इस मामले पर बहस कर रहे थे, आब्दागाल और दूसरों ने तेजी से अर्दरन चीफ्टीन्स की लूट जमा की। गिल्ड लीडर, हम इस बार काफी खुशकिस्मत रहे हैं। इन 5 अर्दरन चीफ्टीन्स ने लेवल 110 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के कल 7 टुकड़े और लेवल 110 के सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट के 12 टुकड़े गिराए हैं। सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट में प्लेट आर्मर के दस्तानों का एक जोड़ा है जो 8 टुकड़ों वाले लेवल 110 के सीक्रेट सिल्वर सिट इक्विपमेंट से ताल्लुक रखता है। आब्दागाल ने लूट को तरतीब देने के बाद खुशी से सैफ अली को इत्तला दी। इस सूरत-ए-हाल के हवाले से सैफ अली जरा भी हैरान नहीं था। अगरचे वो इस वक्त स्टार टोम्ब की पहली मंजिल पर थे, लेकिन ये जगह अब भी गार्ड मोड रीजनल डंजन थी। ऐसी लूट बहुत नॉर्मल थी। मजीद बरा इन अर्दरन चीफ्टीन्स को पहले किसी ने शिकस्त नहीं दी थी। ये हकीकत के इन ग्रैंड लॉर्ड्स ने लेवल 110 का फाइन गोल्ड इक्विपमेंट और लेवल 110 का सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट गिराया, कोई खास बात नहीं थी। लेवल 110 का फाइन गोल्ड इक्विपमेंट और लेवल 110 का सीक्रेट सिल्वर सीट इक्विपमेंट। हील रश आब्दागाल की रिपोर्ट सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि अर्दरन चीफ्टीन्स ने जो हथियार और साज और सामान गिराया था वो उनकी अपनी पहनी हुई कुछ अशिया से भी थोड़ा बेहतर था। इसका साज व सामान पहले ही पूरी नीदरवर्ल्ड एम्पायर में दस्तयाब बेहतरीन सामान में शुमार होता था। गिल्ड में सिर्फ चंद मुंतखब अफराद के पास इससे बेहतर था। मजीद बरा अगर उसके पास लेवल 100 प्लस एपिक अशिया के कई टुकड़े न होते तो इसका साज व सामान मुकम्मल तौर पर पीछे रह गया होता। जी हाँ, यहाँ एक नज़र देखें, आब्दागाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और उन अशिया के एट्रीब्यूट पैनल्स शेयर किए जो उन्होंने हासिल की थीं। अशिया के औसाफ को छुपाने की जहमत नहीं की। आखिरकार जीरो विंग के हर फर्द के पास बहुत बेहतर साज और सामान था। क्या ये फ्लेमिंग सील सेट कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? अगर हमारे एमटीज में से कोई इसे पहन ले तो वो गालिबन अकेले ही अर्दरन चीफ्टीन को टैंक कर सकता है, हील रश ने पुकार कर कहा। इसकी आंखों में एक पुरजोश चमक थी जब वो प्लेट आर्मर के दस्तानों के जोड़े को घोर रहा था। अगरचे मौजूदा हील लीजन के एमटीज पहले ही अच्छे लेस थे, कुछ के पास लेवल 100 प्लस एपिक इक्विपमेंट के 2 टुकड़े भी थे, लेकिन फ्लेमिंग स्टील सीट के मुकाबले में उनके साज और सामान का मजमूई मेयार अब भी काफी पीछे रह जाएगा। सिर्फ सीट के 5 टुकड़ों और 8 टुकड़ों के सीट असरात से हासिल होने वाले बोनस ही लेवल 110 के फाइन गोल्ड इक्विपमेंट से मुकम्मल लैस होने वाले बोनस का मुकाबला कर सकते थे। 5 टुकड़ों वाला सीट असर न सिर्फ सारिफ की दिफाई शकल और डिफेंस स्किल में 3 लेवल का इजाफा करता था, बल्कि सारिफ के दिफाई एट्रीब्यूट डिफेंस एट्रीब्यूट में भी 25% इजाफा करता था, जबकि 8 टुकड़ों वाला सीट असर सारिफ की HP और जिस्मानी साख्त फिजिक में 25% इजाफा करता था। इन बोनसेस ने एमटीज को बहुत ज्यादा नकलो हरकत के साथ मजीद मजबूत बनने की इजाजत दी।
फ्लेमिंग स्टील सीट से लैस एक एमटी को बाहर की दुनिया में लेवल 110 के मीथक राकेशों को टैंक करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। इस मकाम तक सोचने के बाद हील रश को यह ख्वाहिश हुई कि हील लीजेंड सैफ अली के लिए काम करने के बाद भी स्टार टोम में ग्राइंडिंग जारी रखे। आखिरकार अगर हील लीजेंड एक मुकम्मल फ्लेमिंग स्टील सीट हासिल कर लेता तो उसे लेवल 100 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर छापा मारने में बहुत आसानी होती। ताहम हील रश ने जल्द ही सर हिलाया और तलखी से मुस्कुराया। अगरचे तरगीब बहुत मजबूत थी, लेकिन हील लीजेंड में इस वक्त कोई भी अर्दरन चीफ्टीन्स को टैंक करने के काबिल नहीं था। अगर आबदा गाल और दूसरे ग्रैंड लॉर्ड्स को काबू में ना रखते तो हील लीजेंड उन राकेशों के सामने बेबस होता। अगर कमांडर रश को ये फ्लेमिंग स्टील सीट पसंद है तो एक बार जब हम एक मुकम्मल सीट जमा कर लेंगे तो मुझे इसे आपको बेचने में कोई एतराज नहीं होगा। सैफ अली ने फ्लेमिंग स्टील सीट के औसाफ देखने के बाद हील रश को खामोश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या अब संजीदा हैं? हील रश ने इस्तिरारी तौर पर तस्दीक चाही। फ्लेमिंग स्टील सीट एमटीज के लिए टॉप टायर सीट इक्विपमेंट था जिसे यकीनी तौर पर बाहर की दुनिया में नहीं खरीदा जा सकता था। दरहकीकत मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स के पास भी इस वक्त इतना बेहतरीन सीट इक्विपमेंट नहीं था। मजीद बरा कोई भी फ्लेमिंग स्टील सीट को लेवल 115 तक इस्तेमाल कर सकता था। दरहकीकत अगरचे सीट सिर्फ लेवल 115 तक बढ़ सकता था, लेकिन इसके औसाफ कितने बेहतरीन थे। खिलाड़ी लेवल 120 तक पहुंचने के बाद भी इसे इस्तेमाल करने के काबिल होने चाहिए। सिर्फ एपिक इक्विपमेंट ही फ्लेमिंग स्टील सीट को पीछे छोड़ सकता था। यकीनन मैं कभी मजाक नहीं करता। दरहकीकत अगर हील लीजेंड मेरी शर्त कबूल कर लेता है तो एक फ्लेमिंग स्टील सीट तो किया, फ्लेमिंग स्टील सीट इक्विपमेंट के बराबर सीट इक्विपमेंट के 20-30 सीट हासिल करना भी कोई मसला नहीं होगा। सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फ्लेमिंग स्टील सीट मौजूदा टायर 3 खिलाड़ियों के लिए वाकई बेहतरीन था। ताहम जैसे जैसे ज्यादा खिलाड़ी अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करेंगे, ऐसा सीट इक्विपमेंट बहुत आम हो जाएगा। जिक्र ना करें, एक खास मकाम के बाद माहिरीन को कम अज कम डार्क गोल्ड इक्विपमेंट सीट इक्विपमेंट से लैस होना चाहिए, क्योंकि लेवल 100 के बाद सिर्फ डार्क गोल्ड इक्विपमेंट इससे बेहतर ही खिलाड़ियों की माना बॉडीज के मुताबिक ढल सकता था। अगर अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने वाले खिलाड़ी फाइन गोल्ड रैंक इससे कम के साज व सामान का इस्तेमाल करते हुए लड़ते तो वो अपने साज व सामान की पायदारी ड्यूरेबिलिटी को तेजी से खत्म कर देते। दरहकीकत टायर 4 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ी सीक्रेट सिल्वर हथियारों और साज व सामान के इस्तेमाल पर गौर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने कम मेयार के हथियार और साज व सामान टायर 4 माना बॉडी की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और एक सकल 80 पेल के इस्तेमाल के बाद ही बेकार हो जाते थे। ये वो अबदी तकलीफ थी जिसका सामना उन तमाम माहिर खिलाड़ियों को करना पड़ता था जिन्होंने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया था। सिर्फ गार्ड्स डोमेन में बहुत कम खिलाड़ियों ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक किया था, इसलिए खिलाड़ी अब भी इस बात से बेखबर थे कि हद से ज्यादा ताकतवर जिस्म होना भी एक मसला था। 30 सीट हील रश इस तरगीब पर काबू ना पा सका। पहले इसे महसूस हुआ था कि सैफ अली ने जो 1 महीने की मुलाजमत की मुद्दत तजवीज़ की थी वो बहुत तवील है। ताहम ये सुनने के बाद कि हील लीजेंड सीट इक्विपमेंट के 30 सीट हासिल कर सकता है जो फ्लेमिंग स्टील सीट इक्विपमेंट के बराबर थे, वो डगमगाने लगा। आखिरकार अगर हील लीजेंड 1 महीने तक जान तोड़ ग्राइंडिंग भी करता तब भी इसके चंद अरकान ही इस मुद्दत में लेवल 120 तक पहुंच पाते। दरीं असना फ्लेमिंग स्टील सीट इक्विपमेंट टॉप टायर सीट इक्विपमेंट था जिसे खिलाड़ी लेवल 120 तक पहुंचने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे लफ्जों में सैफ अली के लिए 1 महीना काम करने के बाद भी हील लीजेंड साज व सामान के मेयार के मामले में दूसरी सपर पावर्स की टीमों पर बरतरी बरकरार रखेगा। अब इसे महसूस हुआ कि उसे गिल्ड में अपने आला हुक्काम के साथ मुनासिब बातचीत करने की जरूरत है। चूंकि हमने पहले ही राकेशों का सफाया कर दिया है, हमें दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम यहां आराम करते रहे तो राकुशस दोबारा पैदा रिस्पॉन्ड हो सकते हैं। सैफ अली ने यह देखकर कहा कि सब काफी आराम कर चुके हैं। सब फौरन जमीन से खड़े हो गए और स्टार टोम्ब की दूसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग लंबी और तंग थी। ना सिर्फ इसमें कोई राकुशस नहीं था बल्कि अंदर मौजूद माना भी नाकाबिल यकीन हद तक कसीफ था। इस सूरत-ए-हाल ने सबको अपनी जहनी हालत को काफी हद तक पुरसुकून करने की इजाजत दी। दरीं असना तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद टीम स्टार टोम्ब की दूसरी मंजिल पर पहुंची,
जहां एक शदीद दबाव ने सबका इस्तकबाल किया। यहाँ की कशिश सिकल पहली मंजिल के मुकाबले में इतनी ज्यादा क्यों है? आबिदा गाल ने दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही बेचैनी महसूस की। पहली मंजिल पर उसने बढ़ती हुई कशिश सिकल के असरात को बमुश्किल महसूस किया था। अब ताहम वो वाकई अपने जिस्म को नुमायां तौर पर भारी महसूस कर सकती थी, यहाँ तक कि इसकी नकलो हरकत भी मनफी तौर पर मुतासिर हुई थी। यहाँ की कशिश सिकल पहली मंजिल के मुकाबले में दुगनी है। ऐसा लगता है कि ये मंजिल हमारी हद होगी। जब सैफ अली ने दूसरी मंजिल पर कशिश सिकल को महसूस किया तो वो भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ की कशिश सिकल इतनी ताकतवर होगी। इसके इल्म के मुताबिक स्टार टोम के अंदर खिलाड़ियों को महसूस होने वाली कशिश सिकल हर मंजिल के साथ बढ़ती जाएगी, लिहाजा स्टार टोम पर चढ़ना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। चौथी मंजिल तक पहुंचने के बाद टायर 3 खिलाड़ी भी, जिनकी माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर उनलॉक थीं, एंटी ग्रेविटी इक्विपमेंट के बगैर लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। ताहम एंटी ग्रेविटी इक्विपमेंट हमेशा गार्ड्स डोमेन में नाकाबिल यकीन हद तक नायाब समझा जाता रहा है। दरहकीकत लाइफ स्टाइल खिलाड़ी उसे तैयार नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी तख्लीक में कदीम टेक्नोलॉजी शामिल थी, जिसके बाद सैफ अली और दूसरों ने सुरंग के बाहर मौजूद राकेशों का सफाया करना शुरू कर दिया। अगरचे दूसरी मंजिल पर कशिश सिकल दुगनी हो गई थी, लेकिन राकेशों की ताकत और लेवल्स बमुश्किल बड़े थे। वाहिद वाज़े फ़र्क हर गिरोह में ग्रेट लॉर्ड रैंक के अर्दरन जाइंटस की ज्यादा तादाद थी। ताहम इस तब्दीली ने सैफ अली और दूसरों को जरा भी मुतासिर नहीं किया। मजीद बरा सब की हैरत की इंतहा न रही जब यहाँ के राकेशों ने पहली मंजिल पर पाए जाने वाले राकेशों के मुकाबले में कम अज कम 3 गन्ना ज्यादा EXP दी। नतीजे के तौर पर हर एक की लीवलिंग की रफ्तार अब बाहर की दुनिया में ग्राइंडिंग के मुकाबले में कम अज कम 50% ज्यादा तेज थी। इसके अलावा राकेशों ने जो लूट गिराई वो भी बहुत बेहतर थी। यहाँ तक कि ग्रेट लॉर्ड रैंक के अर्दरन जाइंटस भी कभी कभार लेवल 110 का फाइन गोल्ड इक्विपमेंट गिराते थे। बेहतर लूट के अलावा स्टार टोम की दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल के मुकाबले में माना बहुत कम था, लिहाजा हर कोई लड़ते हुए अपनी माना बॉडीज के अंदर माना पर अपने कंट्रोल को बेहतर बना सकता था, जिसने सबको बहुत ज्यादा जोश और खरोश के साथ लड़ने की तरगीब दी। इस तरह टीम ने पूरे 2 दिन दूसरी मंजिल पर ग्राइंडिंग की, बैरूनी इलाके से अंदरूनी इलाके की तरफ बढ़ते हुए। टीम के बहुत से खिलाड़ियों ने वाफिर EXP से लेवल अप किया। सैफ अली के लिए बदकिस्मती से, चूंकि वो पहले ही लेवल 111 तक पहुंच चुका था, इसलिए दूसरी मंजिल के राकेशों से इसे मिलने वाली EXP की मिकदार खास तौर पर वाफिर नहीं थी, लिहाजा वो लेवल अप करने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे जख्म पर नमक छिड़कने के लिए बेशुमार ग्रैंड लॉर्ड्स को मारने के बावजूद इसे अपनी तवक्कुआत के बरक्स पिछले 2 दिनों की ग्राइंडिंग के दौरान अब भी स्टार ऑफ लाइट हासिल नहीं हुआ। गिल्ड लीडर, मुझे यहाँ एक इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक इन्फीरियर लेजेंडरी ट्रेजर चेस्ट मिला है, शोला रानी ने, जो टीम से आगे जासूसी कर रही थी, टीम चीट के जरिए जोशो खरूश से इत्तिला दी। एक इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक? शोला रानी की बात सुनकर सैफ अली दंग रह गया। ये कैसे मुमकिन है? इसकी यादों के मुताबिक स्टार टोम में एक भी खजाने का संदूक नहीं होना चाहिए था। इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक तो दूर की बात है। चैप्टर 2488 डेमनगार्ड की आजमाइश। क्या ये मुहिम जोई का कोई फायदा हो सकता है? मामले पर थोड़ी देर सोचने के बाद सैफ अली के जहन में यही वाहिद इम्कान आया। इसकी पिछली जिंदगी में कभी किसी के स्टार टोम में खजाने का संदूक दरियाफ्त करने की कोई खबर नहीं आई थी, बावजूद उसके कि इस वक्त बहुत सी टीमें वहां ग्राइंडिंग कर रही थी। स्टार टोम में खोला गया कोई भी खजाने का संदूक यकीनी तौर पर दूसरों की तवज्जो हासिल करता। ताहम किसी ने कभी स्टार टोम में खजाने के संदूक के खोले जाने के कोई आसार नहीं देखे थे, लिहाजा सबका हमेशा यही मानना था कि ये रीजनल डंजन खजाने के संदूक पैदा नहीं करता और खिलाड़ी यहां सिर्फ बासिस को मार कर ही वसाइल और खजाने हासिल कर सकते हैं। ताहम सैफ अली ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वो एक इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक की बात कर रहे थे, एक ऐसा मौका जो नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल से मिलता है। वो फौरी तौर पर कोला और दूसरों को शोला रानी के मकाम की तरफ ले गया। इसी वक्त टीम चीफ में शोला रानी की रिपोर्ट ने टीम में हलचल मचा दी थी। कमाल है, यहां वाकई एक इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक है। जीरो विंग की इस बार चांदी हो गई है।
इसे शायद एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी फ्रेगमेंटेड लेजेंडरी शय भी मिल जाए। फी अलहाल सिर्फ हमारे गिल्ड लीडर के पास फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय है। जीरो विंग वाकई खुशकिस्मत है। हील लीजन के कई वाइस कमांडर्स एक उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक की दरियाफ्त के बारे में सुनकर नाकाबिल यकीन हद तक रश्क करने लगे। अगर जीरो विंग उनका इत्तेहादी न होता तो वो गालिबन इसके लिए मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। फी अलहाल ज्यादातर माहिरीन की नज़र में एपिक हथियार और साज व सामान गार्ड्स डोमेन में दस्तयाब सबसे आला रैंक वाली अशिया थीं, जबकि फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया और इस जैसी चीज़ें महज अफवाहें थीं। आखिरकार इस मेयार की अशिया अभी तक मार्केट में नहीं आई थीं। दरहकीकत मुख्तलिफ सुपर पावर्स की अक्सरियत के पास अब भी फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया से मुतालिक कोई ठोस मालूमात नहीं थी। नीदरवर्ल्ड एम्पायर की तहकीकात के मुताबिक उस वक्त खिलाड़ियों के हाथों में 10 से ज्यादा फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया नहीं होनी चाहिए। मजीद बरां गिल्ड के आला हुक्काम में से सिर्फ चंद ही इस मालूमात के बारे में जानते थे। जहां तक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया की ताकत का ताल्लुक है, गिल्ड के आला हुक्काम ने, जैसे वो खुद ज़ाती तौर पर इसका मुशाहिदा किया था, ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका एपिक हथियार और साज व सामान मुकाबला करने की उम्मीद कर सके। फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया खिलाड़ियों को एक मियारी तब्दीली से गुजरने की इजाज़त देती थी। अगर वो सिर्फ एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय हासिल कर सकते तो वो फौरी तौर पर गार्ड्स डोमेन की चोटी पर पहुंच जाते। सबसे अहम बात यह है कि फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया हमेशा के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, खिलाड़ियों के आला लेवल्स तक पहुंचने के साथ साथ मुसलसल मजबूत होती जाती थीं और कभी वक्त से पीछे नहीं रहती थीं। लिहाजा नीदरवर्ल्ड एम्पायर हमेशा फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया के सरागों की तलाश में रहती थी और इसे मिलने वाले किसी भी सुराग पर अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। दरहकीकत गिल्ड को पूरे हील लीजन की तबाही की भी परवाह नहीं होगी अगर इसका मतलब फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय हासिल करना हो। ताहम नीदरवर्ल्ड एम्पायर की तहकीक के मुताबिक एपिक खजाने के संदूकों से फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय हासिल करने के इम्कानात कम से कम थे। सिर्फ उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूकों में ही ऐसी शय मिलने का नुमाया इम्कान होता था। स्टार टोम्ब की मुहिम जुई के फवाइद इतने बेहतरीन हैं, हील रश भी इस सूरत हाल में रश्क किए बगैर न रह सका। ऐसा लगता है कि हमें इस काम के बाद स्टार टोम्ब की तलाश में वाकई अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगरचे वो जानता था कि स्टार टोम्ब एक गार्ड मोड रीजनल डंजन के तौर पर यकीनी तौर पर वाफिर वसाइल और खजानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस हद तक होगा। वो अभी स्टार टोम्ब की दूसरी मंजिल पर ही थे, फिर भी उन्हें एक उनफेरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक मिल गया था। अगर दूसरी मंजिल पर ही इतने हैरत अंगेज खजाने थे तो वो बस ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इससे ऊपर की मंजिलों पर खजाने कितने हैरत अंगेज होंगे। हील लीजन के अरकान ने आपस में इस मामले पर मुख्तसर बहस करने के बाद तेजी से सैफ अली के पीछे शोला रानी के मकाम की तरफ चल दिए। स्टार टोम्ब की दूसरी मंजिल का माहौल एक इस्तिवाई बरसाती जंगल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा था। ताहम हकीकी दुनिया के बरसाती जंगलों के बरक्स यहाँ का जंगल देव हैकल दरख्तों का घर था। इस जगह दाखिल होना ऐसा महसूस होता था जैसे दुआहे की सरजमीन में दाखिल हो रहे हों। आम इंसान यहाँ नाकाबिल यकीन हद तक छोटे लगते। तकरीबन 20 मिनट तक जंगल में सफ़र करने के बाद टीम एक बंजर पहाड़ी के सामने पहुंची, जिस पर दरहकीकत एक कदीम मंदिर तामीर था। एक सिया धुंध ने इस मज़ार को अपनी लपेट में ले रखा था, जिससे एक नाकाबिल बयान उदास एहसास पैदा हो रहा था। खिले दरवाज़ों के जरिए कोई मंदिर के बीच में बैठा एक बहुत बड़ा खजाने का संदूक देख सकता था। यह खजाने का संदूक उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक की मखसूस नारंगी सुर्ख चमक दे रहा था। गिल्ड लीडर, इस बार हमारी चांदी हो गई है। ये वाकई एक उनफेरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक है, कोला ने बहुत बड़े खजाने के संदूक को देखकर जोशो खरोश के साथ कहा। यह अब कोला के लिए पहली बार नहीं था कि वो उनफेरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक देख रहा हो। अगरचे इसने नहीं सोचा था कि शोला रानी कोई गलती करेगी, लेकिन अपनी आंखों से शोला रानी के दावे की तस्दीक करने के बाद वो अब भी अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। आखिरकार उसने पहले ज़ाती तौर पर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय की ताकत का तजुर्बा किया था। इस लम्हे कोला के अलावा वहां मौजूद आबिदा गाल और जीरो विंग के दूसरे माहिरीन के चेहरों पर भी जोशो खरूश के तासुरात नमूदार हुए। आखिरकार जब तक वो खजाने के संदूक से फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शय हासिल करने में कामयाब रहते, जीरो विंग के पास एक और चोटी का माहिर होता जिसकी गिल्ड को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत। ताहम जीरो विंग के माहिरीन के बरक्स
हील लीजन के अरकान ने उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक को देखकर कोई खुशी या रश्क जाहिर नहीं किया। इसके बरक्स उन्होंने मायूसी में अपने सर हिलाना शुरू कर दिए। कितनी अफसोस की बात है, ये तो डेमन गार्ड की आजमाइश, डीमन गार्ड्स टेम्पटेशन है। हील रश ने उदास मंदिर को घूरते हुए आह भरी। अपने आप को पुरसुकून करने के बाद आबदा गाल हील रश की तरफ मुड़ी और तजस्सुस से पूछा, डेमन गार्ड की आजमाइश, आपका क्या मतलब है कमांडर रश? पहले इसने वाज़े तौर पर उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक की दरियाफ्त पर हील रश और दूसरों का पुरजोश रद्द अमल महसूस किया था। अब ताहम खुद खजाने के संदूक को देखने के बाद वो अचानक उसके बारे में बेपरवाह हो गए थे। ये वाकई अजीब था। अब मगरिबी बर्रे आज़म पर ज़्यादा अरसा पहले नहीं आए हैं, इसलिए शायद आपको इस बारे में मालूम न हो, लेकिन मगरिबी बर्रे आज़म के कुछ ख़तरनाक मकामात पर अजीब व गरीब मंदिर बेतरतीब तौर पर नमूदार होते हैं। ये अजीब व गरीब मंदिर न सिर्फ कसीफ तारीख तवानाई से भरे होते हैं, बल्कि इन मंदिरों में नाकाबिल यकीन हद तक कीमती खजाने भी होते हैं, हील रश ने वजाहत की। ताहम ये मंदिर महज डेमन गार्ड्स के बिछाए हुए जाल हैं। अगर खिलाड़ी तरगीब के खिलाफ मुजाहमत करने में नाकाम रहते हैं और उन मंदिरों में खींचे चले जाते हैं, तो उन्हें एक ट्रायल से गुजरने और इस डेमन गार्ड के फैंटम को चैलेंज करने पर मजबूर किया जाता है जिसने ट्रायल कायम किया था। दरी असना ये ट्रायल्स मुकम्मल करना महज नामुमकिन है। मामले को मजीद खराब करने के लिए अगर खिलाड़ी ट्रायल मुकम्मल नहीं करते तो वो न सिर्फ खजाना हासिल करने में नाकाम रहते हैं, बल्कि उनका लेवल भी सिफर हो जाता है और उनकी रूह का आधा हिस्सा छीन लिया जाता है, जो उन्हें एक तवील अरसे के लिए कमज़ोर हालत में डाल देता है। इस मकाम पर खिलाड़ियों के पास अपने अकाउंट्स दोबारा बनाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लिहाजा हमने इन मंदिरों को डेमन गार्ड की आजमाइश का नाम दिया है। जैसे ही हील रश ने अपनी बात खत्म की, हील लीजन के बहुत से अरकान के चेहरों पर संजीदा तासुरात नमूदार हुए। इसकी वजह यह थी कि हील लीजन के कई अरकान उन जालों में फंस चुके थे और उन्हें अपने अकाउंट्स दोबारा बनाने पर मजबूर होना पड़ा था, जो कि एक नाकाबिल तलाफी धचका था। मजीद बरा नीदरवर्ल्ड एम्पायर वाहिद गिल नहीं थी जो उन डेमन गार्ड की आजमाइशों का शिकार हुई थी, बहुत सी दूसरी सुपर पावर्स भी हुई थीं। बहुत से मशहूर माहिरीन गार्ड्स डोमेन से गायब हो गए थे जो उन जालों का शिकार बने थे। लिहाजा जब भी डेमन गार्ड की आजमाइश का जिक्र होता, मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन खौफ से पीले पड़ जाते। तो इसका मतलब है कि हम यहां मुफ्त में आए आबदा गाल हील रश की बातें सुनकर अफसुर्दा हो गई। अगरचे हील रश की वजाहत सुनने के बाद भी उसे डेमन गार्ड की आजमाइश को चैलेंज करने की ख्वाहिश थी, लेकिन अक्ल ने इसे रोक दिया। इसकी मौजूदा जंगी ताकत शायद हील रश और दूसरों से कहीं ज्यादा हो, लेकिन गार्ड्स डोमेन में कुछ ट्रायल्स न सिर्फ खिलाड़ियों की जंगी ताकत का बल्कि उनके जंगी मेयार का भी इम्तिहान लेते हैं। खिलाड़ियों को उन ट्रायल्स को पास करने के लिए दोनों की ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती हैं। दरी असना जब जंगी मेयार की बात आती थी तो हील रश इससे कहीं आगे था और यान तियानशीन से भी काफ़ी बेहतर था, जो कि एक डोमेन रिल्म का माहिर था। अगर हील रश जैसे माहिर ने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के डेमन गार्ड की आजमाइश से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था, तो इस जैसा कोई शख्स कैसे कामयाब हो सकता था? इस बारे में सोचें भी नहीं। डेमन गार्ड की आजमाइश के अंदर जितना बड़ा खजाना छुपा होगा, ट्रायल इतना ही मुश्किल होगा। पहले एक ट्रायल जिसमें एपिक खजाने का संदूक था, उसने खिलाड़ियों को इसी लेवल और टायर के डेमन गार्ड के फैंटम के खिलाफ जाने पर मजबूर किया था। अब इनाम एक उनफेरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक है। मुझे डर है कि जो फैंटम बुलाया जाएगा वो चैलेंजर से कम अज कम एक टायर ऊपर होगा, हील रश ने मशवरा दिया। वो खुद भी उनफेरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक हासिल करने के इम्कानात से मुतासिर था। अगर कामयाबी का मामूली सा इम्कान भी होता तो वो गालिबन ट्रायल को आजमा लेता। ताहम उसके सामने मौजूद ट्रायल के लिए ऐसा नहीं था। इसे चैलेंज करना एक ऐसी शर्त लगाने के मुतरादिफ होगा जिसमें हार यकीनी हो। आखिरकार जो हरीफ बुलाया जाएगा वो एक खुदा का टायर 4 फैंटम होगा। हील लीजन के दूसरे अरकान ने भी हील रश की बातों से इत्तेफाक किया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो सिर्फ दूर से उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक की तारीफ कर सकते थे। इसे हासिल करने की कोशिश करने के लिए इन्हें अपनी जिंदगी से बेजार होना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास इख्तियारात बिल्कुल खत्म नहीं हुए, सैफ अली ने अचानक कहा। चैप्टर 2489 उसूलों से बचना। हील रश और हील लीजन के दूसरे अरकान ने सैफ अली के बोलने के बाद उसे अजीब नजरों से देखा।
उन्होंने मशरकी खिलाड़ियों को डेमन गार्ड की आजमाइश के बारे में पहले ही समझा दिया था। उन्हें तवक्को नहीं थी कि सैफ अली अब भी इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक हासिल करने का इरादा रखेगा। इस संदूक को लेने की कोशिश करना दौलत के लिए अपनी जान का सौदा करने के मुतरादिफ होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अब मंदिर के अंदर अपनी बर्जर्क स्किल्स कोई जादुई औजार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए डेमन गार्ड के फैंटम का सामना करना पड़ेगा। अगरचे फैंटम हकीकी डेमन गार्ड नहीं है, लेकिन एक डेमन गार्ड ने ही इसे बनाया है। ये इसी लेवल और टायर के हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हील रश ने वजाहत की। अगर आप नाकाम हो गए तो आपको अपना अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा। हील रश सैफ अली की ख्वाहिश से हमदर्दी महसूस कर सकता था। एक इन्फीरियर लेजेंडरी खजाने का संदूक इतना ही पुरकशिश था। इस खजाने के संदूक में इसे खोलने वाले को फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शे देने का बहुत ज्यादा इम्कान था। लेकिन सैफ अली नहीं जानता था कि डेमन गार्ड का फैंटम कितना ताकतवर है। हील रश ने भी संदूक हासिल करने के काम पर गौर किया होता अगर उसने खुद डेमन गार्ड का फैंटम ना देखा होता, लेकिन इसने देखा था। हील लीजन के अरकान ने अपने कमांडर की बात से इत्तेफाक में सर हिलाया। उन्होंने सैफ अली की ताकत का एतराफ किया, लेकिन वो आदमी इतना ताकतवर नहीं था कि डेमन गार्ड के फैंटम को चैलेंज कर सके और जिंदा बच सके। गिल्ड लीडर सैफ अली के बयान ने आबदा गाल को भी थोड़ा परेशान कर दिया। उसने अभी तक अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक नहीं किया था और स्टार टोम में इसकी जंगी ताकत इससे थोड़ी कम थी। अगर सैफ अली ट्रायल में नाकाम हो गया तो वो जीरो विंग को भी अपने साथ ले डूबेगा। वो आदमी जीरो विंग की अलामत था, और अगर उसे अपना अकाउंट दोबारा बनाने पर मजबूर किया गया तो गिल्ड तेजी से बखर जाएगी। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा डेमन गार्ड के फैंटम को बराह रास्त चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है, सैफ अली ने अपने साथियों के परेशान चेहरे देखकर वजाहत की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो खजाने का संदूक हासिल करना मुमकिन है। फैंटम को चैलेंज किए बगैर खजाने का संदूक हासिल करना। हील रश ने सैफ अली को उलझन भरी नजरों से देखा। उसने सोचा कि वो आदमी मजाक कर रहा होगा। एक बार जब खिलाड़ी मंदिर में दाखिल हो जाते तो वो ट्रायल मुकम्मल करने तक बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर सैफ अली ने डेमन गार्ड के फैंटम को शिकस्त ना दी तो वो खजाने का संदूक कैसे हासिल करेगा? जी हां, अगरचे ये किसी हद तक मुश्किल होगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो फिर आबदा गाल की तरफ मुड़ा और कहा, मंदिर के गिर्द स्टार लाइट गैदरिंग मैजिक अरे कायम करो। फिर मैं चाहता हूं कि तुम पहरा दो और किसी भी राकुशस को करीब आने से रोको। सैफ अली कदीम खुदाओं और उनके फैंटमस के बारे में किसी भी दूसरे खिलाड़ी से कहीं ज्यादा जानता था। इसी टायर का ड्रैगन भी इस इलाके के करीब नहीं जाएगा जिसकी हिफाजत कदीम खुदा का फैंटम कर रहा हो। फैंटम की ताकत डिवाइन ड्रैगन के बराबर थी। जैसा कि वो अब था, वो इसी टायर के डेमन गार्ड के फैंटम के खिलाफ 3 या 4 वार भी नहीं झेल पाएगा। एक ऐसे फैंटम के खिलाफ तो दूर की बात जो एक टायर ऊपर हो। अगरचे वो शायद डेमन गार्ड के फैंटम को शिकस्त ना दे सके, लेकिन इस खजाने के संदूक को हासिल करना एक अलग कहानी थी। बहुत से पुरएतिमाद माहिरीन ने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान डेमन गार्ड की आजमाइशों को चैलेंज किया था, लेकिन उन सब को नए अकाउंट्स बनाने पर मजबूर होना पड़ा था। यहां तक कि चोटी के माहिरीन भी कामयाब नहीं हुए थे। ताहम एक आजाद खिलाड़ी ने किसी मौके पर डेमन गार्ड की आजमाइश के अंदर मौजूद खजाना हासिल कर लिया था, और इस आजाद माहिर ने फोरम्स पर अपनी जीत के बारे में पोस्ट किया था। इस वाकये ने गॉड्स डोमेन को हिलाकर रख दिया था, जिससे हर खिलाड़ी में तजस्सुस पैदा हुआ। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस आजाद खिलाड़ी को अपनी गिल्ड्स में एल्डर, यहां तक कि ग्रैंड एल्डर के ओहदे की पेशकश करते हुए भर्ती करने की कोशिश की थी। जब सुपर पावर्स ने आखिरकार इस खिलाड़ी को तलाश कर लिया तो जो कुछ उन्हें मिला उसने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। वो आजाद खिलाड़ी महज एक आम माहिर था। उसने इस वक्त तक रिफाइनमेंट रिल्म तक भी रसाई हासिल नहीं की थी। किसी को भी इस नतीजे की तवक्को नहीं थी। बहुत से माहिरीन, बशमूल फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया रखने वाले डोमेन रिलिम माहिरीन ने डेमन गार्ड की आजमाइशों को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी डेमन गार्ड के फैंटम के सामने 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टुक सका था। फितरी तौर पर उन्होंने खजाना भी हासिल नहीं किया था। तफसीली इंटरव्यूज के बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स को मालूम हुआ कि इस आजाद खिलाड़ी ने दर हकीकत डेमन गार्ड की आजमाइश को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि उसने मंदिर के अंदर छुपा हुआ खजाना ढूंढ लिया था। खजाना हासिल करने के लिए उसने महज इन जादुई दायरों
मैजिक अरेज को डिकोड किया था जिन्होंने मंदिर की हिफाजत की थी। एक बार जब खिलाड़ी जादुई दायरों को डिकोड कर लेता तो वो मंदिर के अंदर जादुई औजार इस्तेमाल कर सकता था। इससे डेमन गार्ड के फैंटम को इतनी देर तक रोकना मुमकिन हो गया कि वो खजाना लेकर भाग सके। हैरान रहकर मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया था कि सिस्टम के उसूलों से बचने का कोई तरीका मौजूद है। गार्ड्स डोमेन के हर खिलाड़ी ने बहुत पहले ही मेन गार्ड सिस्टम के मुख्तलिफ उसूलों को हिफ्ज कर लिया था और यह तय कर लिया था कि खिलाड़ी इन उसूलों को चैलेंज नहीं कर सकते। ताहम मेन गार्ड सिस्टम ने कभी ये इशारा नहीं दिया था कि मौजूदा उसूलों को चैलेंज करना नामुमकिन है। खिलाड़ियों ने महज अपने आप को कायल कर लिया था कि यह तसव्वुर हकीकत है। यकीनन इस आज़ाद खिलाड़ी ने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो आसान नहीं था। मंदिर के जादुई दायरों को डिकोड करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार था और डेमन गार्ड की आजमाइशें ज्यादा देर तक नहीं रहती थीं, ज्यादातर सिर्फ 2 दिन तक रहती थी। अगरचे वो आज़ाद खिलाड़ी कोई हैरत अंगेज माहिर नहीं था, लेकिन वो एक एडवांस्ड मास्टर मैजिशियन था जो ग्रैंड मास्टर रैंक से सिर्फ एक कदम दूर था। लिहाजा वो वक्त की हद के अंदर जादुई दायरों को डिकोड करने में कामयाब रहा था और खजाना हासिल कर लिया था। बदकिस्मती से बहुत सी ताकतों ने जिन्होंने वही तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इनमें से बहुत कम कामयाब हुईं। डेमन गार्ड की आजमाइशें बेतरतीब तौर पर नमूदार होती थीं और अगर खिलाड़ियों को कोई मिल भी जाती तो उसे चैलेंज करना बेसूद होता अगर वो मंदिर के गायब होने से पहले जादुई दायरों को डिकोड ना कर पाते। अगर वो कामयाब हो भी जाते तब भी उन्हें डेमन गार्ड के फैंटम से बचना पड़ता। अगर वो 20 या 30 सेकंड तक न टुक पाते तो खजाना लेकर फरार होना नामुमकिन होता। अब जबकि सैफ अली एक मास्टर मैजिशियन था, अगरचे सिर्फ बेसिक रैंक पर, उसके पास मंदिर के जादुई दायरों को डिकोड करने का मौका था। वक्त की हद ही वाहिद मसला था, लेकिन सैफ अली को उसकी कोई परवाह नहीं थी। चूंकि वो एक डेमन गार्ड की आजमाइश के सामने आ गया था, इसलिए कोशिश किए बगैर हार मानना एक जिया होगा। दरी असना उलझन में आबदागाल और उसके साथियों ने वही किया जो उन्हें बताया गया था। मंदिर के गिर्द स्टार लाइट गैदरिंग मैजिकीरे कायम कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जादुई दायरों ने माहौल में मौजूद माना को मुर्तकिस कर दिया जो मंदिर के गिर्द आसमान को छूने लगा। अब जबकि माना की कसाफत ज्यादा है, मुझे दायरों को तेजी से डिकोड करने के काबिल होना चाहिए। अब मुझे वक्त के खिलाफ दौड़ना होगा। माना के इज्तिमा को महसूस करते हुए सैफ अली ने एक गहरा सांस लिया और मंदिर के गिर्द पत्थर के सतूनों के करीब पहुंचा। उसने फिर इन जादुई दायरों को डिकोड करना शुरू कर दिया जिन्होंने मंदिर की हिफाजत की थी। कई कदीम सतूनों ने मंदिर के गिर्द और अंदर जगह को दबा रखा था। बुनियादी तौर पर वो बुनियादी जादुई दायरे थे जिन्होंने मंदिर को सेल कर रखा था। अगर वो उन्हें डिकोड कर सकता तो वो मंदिर में दाखिल हो सकता था और जादुई दायरे की खुदकार मरम्मत मुकम्मल होने तक आज़ादाना तौर पर बाहर निकल सकता था। इसे मंदिर के अंदर फंसने या जादुई औजारों तक रसाई न होने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। कमांडर ब्लैक फुलियम पागल हो गया है। वो सिस्टम के जादुई दायरे हैं, फिर भी वो उन्हें डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। थंडर बेस्ट दंग रह गया जब उसने सैफ अली को पत्थर के सतूनों में से एक के करीब पहुंचकर काम शुरू करते देखा। मैं नहीं जानता, हील रश ने सर हिलाते हुए कहा, ताहम उसने हमें मुलाजमत पर रखा है। चूंकि वो जादुई दायरों को डिकोड करने की कोशिश करना चाहता है, इसलिए हम सिर्फ उसकी ख्वाहिशात की तामील कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हम इस मौका को कुछ आराम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हील रश ने फर्ज कर लिया कि सैफ अली पहले ही तरगीब के सामने हथियार डाल चुका है और उनफेरियर लेजेंडरी खजाने के संदूक का दीवाना हो गया है, लेकिन सैफ अली को एहसास होना चाहिए कि डेमन गार्ड के फैंटम का मुकाबला करना नामुमकिन है, इसलिए इसने डेमन गार्ड की आजमाइश से निमटने के लिए एक और तरीका निकाला है। अगरचे हील रश ने सोचा कि सौर ज़मीन का ख्याल फैंटम का बराह रास्त सामना करने से भी कम काबिल अमल है, लेकिन उसके पास इस आदमी को रोकने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि यह तरीका खतरनाक नहीं था। हील लीजन ने आराम करना शुरू कर दिया जबकि वो अर्द गिर्द के राकेशों पर नजर रखे हुए थे। दरी असना सैफ अली के अंदर जोशो खरूश पैदा हुआ जब उसने मंदिर के जादुई दायरों का मुआयना किया। ये मालूम हुआ कि वो इतने ताकतवर नहीं थे जितना इसने फर्ज किया था, सिर्फ किसी हद तक पेचीदा थे, जो कि मुंसलिक मास्टर मैजिकरेज के एक सिलसिले पर मुश्तमिल थे। ये चांदी के अजीम ड्रैगन को फंसाने वाले जादुई दायरों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। काफी वक्त मिलने पर इन दायरों को डिकोड करना कोई मसला नहीं होगा।
सैफ अली ने कदीम पत्थर के सतूनों पर कंधा बुनियादी जादुई दायरों को दीवाना वार डिकोड किया, जबकि वक्त तेजी से गुजरता गया। 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। सैफ अली ने जादुई दायरों को डिकोड करने की जितनी ज्यादा कोशिश की, वो इतना ही मुतासिर होता गया। ये दायरे जादुई दायरों की साख्त और हीरा फेरी के बारे में बहुत ज्यादा बसीरत फराहम करते थे। बदकिस्मती से सैफ अली ने जितने ज्यादा जादुई दायरे डिकोड किए, उसकी तरक्की इतनी ही सुस्त होती गई। न सिर्फ कंधा दायरे पिछले के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा थे, बल्कि उन्हें ज्यादा माना और ज्यादा दुरुस्त माना कंट्रोल की भी जरूरत थी। आखिरकार एक दिन से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद सैफ अली ने सिर्फ आधे जादुई दायरों को डिकोड किया था। वो थोड़ी मायूसी महसूस करने लगा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि फैंटम का सामना किए बगैर खजाने हासिल करने का तरीका सीखने के बाद भी सिर्फ चंद ताकतें ही कामयाब हुई थीं। आखिरी जादुई दायरे खिलाड़ियों के जादुई दायरों के इल्म का नहीं, बल्कि उनके माना कंट्रोल का इम्तिहान ले रहे हैं। सैफ अली ने अगले जादुई दायरे को देखकर तल्ख मुस्कराहट दी। ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार खजाने का संदूक हासिल नहीं कर पाऊंगा। गिल्ड लीडर, अब का माना कंट्रोल बहुत खुरदरा है। जंगी तकनीकों की तरह माना मखसूस उसूलों के तहत काम करता है। अगर आप इन उसूलों के अंदर काम करें तो उसे कंट्रोल करना आसान है। आबिदा गाल ने मुदाखलत की, जो सैफ अली के रास्ते से दूर रहते हुए इसे काम करते देख रही थी। जंगी तकनीक। सैफ अली की आंखें चमक उठीं जब उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। बिल्कुल सही। उसने फिर अपने दांत पैसे और वो मेमोरी क्रिस्टल निकाला जिसमें हेवनली ब्लूसेंट की माना टेक्निक मौजूद थी। वो उसे तब तक बचाना चाहता था जब तक वो अपनी माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक न कर ले। टेक्निक का इस्तेमाल इसकी माना बॉडी को शामिल करेगा आखिरकार, लेकिन माना टेक्निक अपनी बुनियाद में माना इस्तेमाल करने का एक तरीका थी। यहां तक कि अगर वो अभी इलेडी की माना टेक्निक पर अमल नहीं कर सकता था, तब भी इसे सीखने से इसके माना कंट्रोल में इजाफा होना चाहिए। मैं सिर्फ उसे आजमा सकता हूं। सैफ अली ने फिर मेमोरी क्रिस्टल को इस वक्त तक दबाया जब तक कि वो टूट न गया और अर्गवानी सुनहरी रोशनी का एक धारा इसके सर में बह गया, जिसने इसके ज़हन के अंदर एक वर्चुअल जगह बना दी। चैप्टर 2490 माना टेक्निक लीगेसी। तो ये एक माना टेक्निक लीगेसी है। सैफ अली दंग रह गया जब इसके ज़हन के अंदर एक वर्चुअल जगह नमूदार हुई। वर्चुअल जगह के अंदर इसका जिस्म वही 3 तलवार के वार कर रहा था जो इलेडी ने लीगेसी ट्रायल में इसके खिलाफ इस्तेमाल किए थे। ये तकरीबन ऐसा महसूस होता था जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, फिर भी वो अपने अंदर हरकत और माना के बहाव को महसूस कर सकता था। वो ये भी महसूस कर सकता था कि उसके जिस्म और माना को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। ये तख़य्युल सिमुलेशन किसी और को टेक्निक का मुजाहरा करते हुए देखने से कहीं ज्यादा मुअस्सर था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि माजी में बहुत कम लोगों ने माना टेक्निकें सीखी थीं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी और को देख कर सीख सकें। माना टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ 4 बड़े अनासर में महारत हासिल करनी पड़ती थी, बल्कि 3 सुप्रीम एलिमेंट्स में भी महारत हासिल करनी पड़ती थी। मास्टर मिशन भी ऐसे जादुई दायरे बनाने के लिए जिदोजहद करते थे जो 4 बड़े अनासर को कंट्रोल करते हों। किसी को उन 4 माना अक़साम के हरकत के नमूनों से वाकिफ होना पड़ेगा और उन नमूनों की बुनियाद पर एक दायरा बनाना पड़ेगा। हेवनली ब्लूसेंट की माना टेक्निक ताहम इससे भी ज्यादा पेचीदा थी, जिसके लिए तमाम 7 अनासिर को समझने की जरूरत थी। मजीद बरा टेक्निक को अंजाम देने के लिए इन तमाम 7 को अपनी माना बॉडी के जरिए रहनुमाई करनी पड़ेगी। माना टेक्निक होली अनाइलेशन को अंजाम देना ब्रोंज कॉम्बैट टेक्निक, ब्रॉन्ज कॉम्बैट टेक्निक, लाइटनिंग फ्लैश को अंजाम देने से कई गुना ज्यादा मुश्किल था। लाइटनिंग फ्लैश को अंजाम देना जिस्मानी हरकत पर मुनहसिर था, एक ऐसा अमल जिससे खिलाड़ी गहरी वाकिफियत हासिल कर सकते थे। जिस्मानी कंट्रोल फितरी था, हकीकी दुनिया और वर्चुअल दुनिया दोनों में, लेकिन माना और अपनी माना बॉडी को कंट्रोल करना एक अलग कहानी थी। दोनों ही अजनबी एहसासात थे। किसी एक से वाकिफ होना और इब्तिदाई कंट्रोल हासिल करना पहले ही एक नाकाबिल यकीन चैलेंज था। उन्हें मुकम्मल तौर पर समझने और दुरुस्त कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करना इससे भी ज्यादा मुश्किल था। खुशकिस्मती से इस मेमोरी क्रिस्टल ने 7 अनासिर को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात रिकॉर्ड की है। यहां तक कि अगर मैं जानता कि होली इनाहिलेशन को कैसे अंजाम देना है, तो ये इन तफसीलात के बगैर बेकार होता।
اپنے آپ کو لائٹ شیڈو مکمل کرتے ہوئے دیکھنے اور مانا کے بہاؤ کے اپنے بریک ڈاؤن تجزیے کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا۔ تاہم اس نے اپنے آپ کو پرسکون ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے مانا کے بنیادی نمونوں کو سیکھنے پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میموری کرسٹل کا تخیل زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، عام طور پر صرف 3 سے 4 گھنٹے، جبکہ کچھ اس سے بھی کم وقت تک رہتے تھے۔ کوئی خواب ہی دیکھ رہا ہوگا اگر اس نے سوچا کہ وہ پورے ایک دن تک تخیل کے اندر مطالعہ کر سکتا ہے۔ کھلاڑی محدود مدت کے دوران صرف اتنا ہی سیکھنے کی کوشش کر سکتے تھے جتنا ممکن ہو۔ میموری کرسٹل کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کھلاڑی کتنا کامیاب رہا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا جبکہ سیف علی اپنے ذہن کی گہرائیوں میں کھویا رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، باہر سے دیکھنے والے کے لیے سیف علی آرام کرنے کے لیے قدیم ستونوں میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کوئی دلچسپ کام نہیں کر رہا تھا۔ سیف علی کتنا مزید وقت ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کمانڈر؟ ہمیں سٹار ٹوم میں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، کیا ہم واقعی اسے اپنا وقت بھی ضائع کرنے دیں گے؟ تھنڈر بیسٹ نے ہیل رش سے پوچھا، ستون کے پاس سیف علی کے ساکت جسم پر نظر ڈالتے ہوئے۔ کم از کم وہ راکشوں کی گرائنڈنگ کرنے کے قابل تھے جب وہ پہلی بار آئے تھے۔ اگرچہ انہوں نے کوئی لوٹ حاصل نہیں کی تھی، لیکن راکشوں نے وافر EXP دی تھی۔ انہوں نے دوسری منزل پر اپنی لڑائیوں کے دوران مانا پر تھوڑا زیادہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے سیف علی کی مدد کرنا مکمل طور پر ضیاع نہیں تھا، لیکن اب وہ پہلے ہی اس علاقے میں 1 دن سے زیادہ وقت گزار چکے تھے، بس آرام کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار اردرن جائنٹس کے ایک گروہ کو مارنے کے علاوہ جو ڈیمن گارڈ کی آزمائش کے بہت قریب آ گئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مختلف سپر پاورز کے تمام ماہرین اس وقت دیوانہ وار گرائنڈنگ اور لیولنگ کر رہے تھے، پھر بھی ہیل لیجن یہاں پھنسا ہوا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا۔ چلو تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں۔ ہم نے 5 یا 6 دنوں کے لیے سٹار ٹوم میں سیف علی کے ساتھ جانے پر اتفاق کیا تھا، چاہے اسے وہ ملے یا نہ ملے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔ 5واں دن ابھی ختم نہیں ہوا۔ طے شدہ وقت کے بعد اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہیل رش نے کہا۔ وہ خود بھی صورتحال سے خوش نہیں تھا۔ اگر ہیل لیجن نیدر ورلڈ کے عام ماہر لیجنز میں سے ایک ہوتا تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہیل لیجن نیدر ورلڈ ایمپائر کا مضبوط ترین ٹرمپ کارڈ لیجن تھا۔ ہر رکن ماہرین میں ماہر تھا۔ ان کے پاس سیف علی کے ساتھ ضائع کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں تھا۔ سیف علی ضدی ہے۔ مختلف سپر پاورز کو بھی ڈیمن گارڈ کی آزمائش میں کامیابی نہیں ملی۔ وہ اکیلے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ تھنڈر بیسٹ بڑبڑایا، سیف علی کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ جب ان دونوں نے بات ختم کی تو سیف علی کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اپنی توجہ دوبارہ اپنے سامنے پتھر کے ستون پر کندہ جادوئی دائروں کو ڈی کوڈ کرنے پر مرکوز کر دی۔ اس بار جادوئی دائروں کو ڈی کوڈ کرنا بہت آسان تھا اور ارد گرد کا مانا سیف علی کے گرد جمع ہونے لگا۔ اس نے کیا تھنڈر بیسٹ سیف علی کے گرد زیادہ سے زیادہ مانا جمع ہوتے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مانا اتنا کثیف ہو گیا کہ وہ واقعی نظر آنے لگا۔ دھند کی وہ تہ جو سیف علی کے گرد بنی تھی ناقابل یقین حد تک پتلی تھی، اور اگر کوئی توجہ نہ دیتا تو اسے نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن گارڈز ڈومین میں بہت کم مقامات ایسے تھے جہاں مانا اتنا کثیف ہو کہ وہ اس طرح گاڑا ہو سکے۔ فطری طور پر مختلف سپر پاورز ان مقامات میں سے ہر ایک کی خواہش مند تھیں۔ اس کا مانا کنٹرول بہتر ہو گیا ہے، ہیل رش اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا، اور یہ کافی حد بہتر ہوا ہے۔ کیا آپ واقعی بہتر مانا کنٹرول کے ساتھ اتنا زیادہ مانا اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ تھنڈر بیسٹ نے اپنے کمانڈر کو شک بھری نظروں سے دیکھا۔ کافی کنٹرول کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ میں ایک ٹائر 4 جادوئی کلاس NPC سے ملا ہوں جس نے محض اپنے ارد گرد مانا کو کنٹرول کر کے مضحکہ خیز حد تک مانا جمع کر لیا تھا۔ اس نے کوئی سکل اسیپیل بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ ہیل رش کے پاس موجود خاتون ایلیمنٹلسٹ نے حصہ لیا۔ سیف علی صرف 100 رٹ زمین ہے، اس کا مانا پر اتنا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ تھنڈر بیسٹ نے ایک بار پھر سیف علی کو دیکھا، حیران رہ گیا۔ کھیل کے اس مرحلے پر کھلاڑیوں کے لیے ٹائر 4 جادوئی کلاس NPC کے مانا کنٹرول کا مقابلہ کرنا ناممکن ہونا چاہیے۔ پھر بھی نہ صرف سیف علی نے ٹائر 3 کھلاڑی کے طور پر یہ کارنامہ انجام دیا تھا، بلکہ اس نے ایک غیر جادوئی میلے کلاس کے طور پر ایسا کیا تھا۔ کیا اسی لیے وہ اتنا پر اعتماد ہے کہ وہ دوسروں کو ان کی مانا باڈیز کی صلاحیت کو انلاک کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ ہیل رش نے سیف علی کے پچھلے اعلان کو یاد کرتے ہوئے سوچا۔
अगरचे हील रश ने देखा था कि आबदागाल और उसके साथियों ने अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक कर लिया है, लेकिन इसने फर्ज किया था कि ये जीरो विंग के पास मौजूद किसी ऐसे जरिए का नतीजा है जिसने इस अमल को तेज कर दिया है। इसे इस बात पर शक था कि आया ये तरीका हील लीजन के कई सौ अरकान को एक महीने के अंदर ऐसा करने में मदद दे सकता है। हर खिलाड़ी की माना बॉडी मुख्तलिफ होती थी और उनकी सलाहियत को अनलॉक करना भी मुख्तलिफ होता था। ताहम सैफ अली को टायर 4 जादुई क्लास एनपीसी के बराबर माना कंट्रोल के साथ देखकर सरजमीन का दावा ज्यादा माकूल मालूम हुआ। खिलाड़ी का माना कंट्रोल उनकी माना बॉडी को अनलॉक करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। यही वजह है कि जादुई क्लास के खिलाड़ियों को जिस्मानी क्लास के खिलाड़ियों के मुकाबले में ये काम बहुत आसान लगता है। और फिर भी जीरो विंग के अरकान भी, खास तौर पर आबिदागाल और दूसरे जादुई क्लास के खिलाड़ी, सैफ अली को हक्का बक्का देख रहे थे। उनका माना कंट्रोल सैफ अली से कहीं ज्यादा था, खास तौर पर अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को अनलॉक करने के बाद। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।